CIB AVM एग्ज़ाम को क्रैक करना अब इतना मुश्किल नहीं रहा। वेलकम टू दिस अल्टीमेट सेशन जिसमें हम कवर करेंगे 200 प्लस MCQs फ्रॉम AVM मॉड्यूल ए। साथ ही साथ मैं आपको हर ऑप्शन का रीज़न भी बताऊंगा क्यों वो ऑप्शन सही है और वो क्यों वो गलत है। यह सिर्फ एक रेगुलर क्वेश्चन सेट नहीं है, यह है आपकी गाइड CIB को कॉन्फिडेंटली क्लियर करने के लिए। हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो आपका सैम्पलिंग टॉपिक हो, लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक हो, उसके अलावा दोस्तों आपका एस्टिमेशन हो, प्रोबेबिलिटीज़ हो, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम यहाँ सब कुछ सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे MCQ फॉर्मेट में। और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा अपने एक्सक्लूसिव AVM क्वेश्चन बैंक से। यह आपकी प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट देगा विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम फोकस प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और तैयार हो जाइए अपने CIB AVM को क्रैक करने के लिए। And the standard deviation is 100. What will be the standard error of the mean? अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट आप यदि आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सैंपल साइज दिया हुआ है ना 16, यानी स्मॉल एन का वैल्यू आपको 16 दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 100 दिया हुआ है, यानी सिग्मा जो है वो 100 दिया हुआ है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का है ऑब्वियसली। तो हमसे पूछा गया कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन बताना है, यानी हमसे सिग्मा एक्स बार बताना है। तो सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन रूट एन। तो सिग्मा की जगह आप 16 लिख दीजिए, इसी जगह 100/16 यानी 100/4 यानी कि 25। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने कुछ सैंपल डाटा दी गई हैं, ठीक है। 2, 4, 8, 6, 10, 12 मीन निकालना है। काफ़ी आसान है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को ऐड कर दीजिए और टोटल कितने डाटाज हैं, तो 6 डाटाज हैं, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए अब देखिए यही डाटा का आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को कहा गया है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैंने आपको स्टेप बताए थे, याद है आपको स्टेप? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी दिया था, लेकिन आपको मैंने कहा था कि इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब लिखिए कि क्या आंसर आ रहा है। तो दोस्तों आपने जरूर उस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो फ्रेंड्स जहाँ तक बात है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे इन सभी डाटा का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि मीन निकालना है। तो मीन आपने निकाल लिया, मीन निकालना है। मीन कितना निकला, मीन हमारा निकला है मीन है हमारा दोस्तों 7, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि हर एक नंबर के लिए मीन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो नंबर क्या क्या है हमारे पास, जरा देखिए। नंबर है हमारे पास 2, 4, 8, 6, 10, 12, ठीक है। तो 2 जैसे देखिए 2, 4, 8, 6, 10 और 12। तो पहले क्या करेंगे, 2 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 8 - 7 का स्क्वायर प्लस 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 10 - 7 का स्क्वायर प्लस 12 - 7 का स्क्वायर। तो ये आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो भी स्क्वायर डिफरेंस आया उसका आपको क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप 6 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा वेरिएंस। क्या मिल जाएगा आपको, वेरिएंस। और दोस्तों हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो अंडर रूट वेरिएंस होता है। तो आपके पास जो भी रिजल्ट आए उसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो आपको स्टैंडर्ड है। एक सैंपल है, इसमें 36 ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, मीन दे रखा है 80, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7। तो दोस्तों मीन दे रखा है 80, यानी म्यू का वैल्यू है 80 हमारा। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा होता है, सिग्मा हमें दे रखा है 7। सैंपल का ऑब्जर्वेशन साइज दे रखा है 36, ठीक है। तो दोस्तों 36 यदि हमारा ऑब्जर्वेशन साइज है तो यानी कि आपका स्मॉल एन यानी सैंपल का जो साइज है वो कितना है, 36 है, ठीक है। तो ये सब डाटा हमें दी गई है। अब हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन बताना है। तो दोस्तों जहाँ तक बात है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, यानी कि हम बात कर रहे हैं सिग्मा एक्स बार की, और सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा अपॉन रूट एन। तो सिग्मा हमारा 7 है और ये हो जाएगा √36, यानी 7/6 हो जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.17 आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको यदि फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए ये आपको क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी एक्स बार इज लेस देन और इक्वल टू 77। दोस्तों समझिए
ये चीज़ आपको क्लियर रखना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। ये हमारा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा मीन। इस क्वेश्चन में मीन बताइए तो कितना है? इस क्वेश्चन में मीन है हमारा 80, ठीक है। मीन कितना है हमारा? 80। देखिए समझिए, ये मीन है हमारा 80, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली आप एक तो इसको निकालने का तो या तो जेड टेबल यूज कीजिए। और देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना आपको। प्रोबेबिलिटी टेबल का जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है वो दिया हुआ है कि जेड यदि 2.55 है तो प्रोबेबिलिटी आपको 0.4946 मिलेगा। जेड यदि 2.56 है तो प्रोबेबिलिटी आपको 0.4948 मिलेगा। ये जेड का वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है। जेड का वैल्यू है, ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, ठीक है। तो दोस्तों आप जरा इस क्वेश्चन पे आ जाइए। तो म्यू है आपको, मीन आपका दे रखा है 80 दे रखा है, ठीक है। और फ्रेंड्स हमसे एक्स बार है लेस देन और इक्वल टू 77। तो 77 कहाँ होगा? कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। 77 कहाँ? यही यहाँ कहीं होगा दोस्तों। हमसे क्वेश्चन में म्यू स्टैंडर्ड एरर दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7 का, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना का है दोस्तों? 7 का है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकालेंगे। इससे कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकालेंगे। जेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जेड का फॉर्मूला में पता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो दोस्तों एक्स बार कितना है हमारा? 77, म्यू कितना है हमारा? 80, और सिग्मा कितना है हमारा? सिग्मा एक्स बार होता है, सॉरी। तो सिग्मा एक्स बार स्टैंडर्ड एरर होता है। तो स्टैंडर्ड एरर हम लोगों ने निकाला है 1.17, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1.17। इसे हम लोग 1.17 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा -3 अपॉन 1.17। तो यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -2.564, ठीक है। -2.564, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 0। यहाँ पे जो जेड का वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है आपको -2.564, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पी एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू 77, यानी कि आपसे इस वाले रीजन का एरिया बताना है ना दोस्तों? यही बताना है आपको, इस वाले रीजन का एरिया। फ्रेंड्स इस वाले रीजन का एरिया आप कैसे बताएंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो डाटा आपको दी गई है, जो डाटा आपको दी गई है उसका आप लोग यूज करेंगे। जहाँ तक मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप जरा देखिए कि जेड यदि हमारा 2.564 है तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? देखिए तो कॉरस्पॉन्डिंग देखिए 2.56 के लिए जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है हमें 0.4948, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है? 0.4948। तो दोस्तों आप जरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी को देखिए। तो ऑप्शन नंबर बी में कितना है? 0.4948, ठीक है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.4948। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको आपको मैंने बताया था, ऐसे एक और तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों। आपको मैंने समझाया था कि ये जो चार्ट है, ठीक है, ये जो चार्ट है इसमें ये म्यू होता है हमारा, ठीक है। ये हमारा जेड इज इक्वल टू 1 है, ये हमारा जेड इज इक्वल टू -1 है, यदि ये हमारा जेड इज इक्वल टू -2 है, और यदि हमारा जेड इज इक्वल टू -3 है, ठीक है। यदि हम लोग इतना इस एरिया का बात करें तो ये होता है 34%, ठीक है। ये होता है हमारा 13.5%, और ये वाला रीजन जो होता है वो होता है हमारा 2.35%, और ये वाला जो रीजन होता है वो होता है 0.15%। हमारा जो इस केस में जो वैल्यू है वो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब ये वाला रीजन होगा। तो 0.15% तो होगा ही होगा। अब मान लीजिए कि 2.30% है एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये आपको कितना मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 2.45%, ठीक है दोस्तों। कितना मिलेगा? 2.45%। तो इसे आप यदि वैल्यू निकालिएगा पर डेसिमल में तो 0.0245 के आसपास आंसर आएगा। तो जरा आप इस क्वेश्चन को देखिए, जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, ये तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 0.003। So D will be the correct answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
कि इसमें पूछा गया है कि P78 और 83 के बीच में क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स बार लाइन करने का। तो आप क्या कीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड निकालिए। इससे कॉरस्पॉन्डिंग जेड कितना निकलेगा, तो 78 माइनस 80 अपॉन म्यू। म्यू कितना है हमारा, सिग्मा, सिग्मा कितना है 1.17, ठीक है। तो 78 माइनस 80 निकालिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 1.709 जेड का वैल्यू। और यदि आप 83 कॉरस्पॉन्ड निकालिएगा तो 83 माइनस 80 अपॉन 1.17, तो ये आपको मिल जाएगा कितना बताइए, ये आपको मिल जाएगा 3 अपॉन 1.17 यानी कि 2.564, ठीक है। तो देखिए हो क्या रहा है कि ये हमारा जेड टेबल है, ठीक है। यहाँ पे हम शो करते हैं 80 को, जो हमारा मीन है, इधर कहीं 78 आएगा और इधर कहीं आएगा हमारा 83। हमको ये वाला रीजन का एरिया बताना है, इसी रीजन का एरिया बताना है ना आपको, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि आप जेड टेबल जो ये देखिए कि 1.709 के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया कितना है। तो एरिया देखिए 1.709 के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया जरा खोजिए। यहाँ पे देखिए 1.71 की कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, 0.4564 है ना, या 1.70 देखिए तो 0.4554, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिए 0.4554, ठीक है दोस्तों। क्या लिखेंगे, 0.4554। और आप देखिए कि जो हमारा 2.564 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी टेबल में एरिया कितना है, 2.564। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा 0.4948, कितना है 0.4948, 4948। अब इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे लगभग, तो आपको ये मिलेगा, आपको ये इसका आंसर मिलेगा 0.9512 के इक्वल। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार से हम लोग इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल डाटा इज कॉल्ड। तो दोस्तों सैंपल डाटा से जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये अब आपको पता है स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो हमारी सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और जो हमारा पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारा क्या, वो पैरामीटर होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो पॉपुलेशन का जो सबसेट होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाता है। तो पहली बात की सबसेट ऑफ पॉपुलेशन यानी कि आप सैंपल की बात कर रहे हो, और सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही है दोस्तों, यहाँ पे बी नहीं होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड। तो दोस्तों आपके पास एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो, तो उसको आप क्या करोगे, तो हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर जिसका सिंबल है हमारा सिग्मा एक्स बार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स सो ऑब्टेन्ड वन फॉर ईच सैंपल कंटिन्यूज व्हाट इज कॉल्ड। तो दोस्तों देखिए आप क्या है कि हर एक सैंपल के लिए एक वैल्यूज आ रहा है। द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स सो ऑब्टेन्ड वन फॉर ईच सैंपल कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड। इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं व्हाट इज कॉल्ड, एक सैंपल के लिए एक वैल्यू यदि आता है तो इसे हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी कॉल इट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स टेंड्स टुवर्ड द वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन एज साइज इंक्रीजेस, व्हाट इट इज टू बी। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का वैल्यू है और जो हमारा पॉपुलेशन का वैल्यू है वो अप्रोच करता है। जो हमारा साइज यदि हमारा सैंपल का साइज बढ़ता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एफिशिएंट। क्या कहते हैं इसे हम लोग, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश इज अ सबसेट ऑफ डैश। तो दोस्तों बताइए कौन किसका सबसेट होता है, सैंपल जो है वो पॉपुलेशन का क्या है, सबसेट है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। तो दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताया था, एस से सैंपल, एस से स्टैटिस्टिक्स, याद है, एस से सैंपल होता है और एस से होता है दोस्तों हमारा क्या, स्टैटिस्टिक्स, और पी से पॉपुलेशन और पी से होता है हमारा पैरामीटर। तो सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है पैरामीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, डैश इज अ पैरामीटर वेयर डैश इज स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि जो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो पैरामीटर होता है। तो फ्रेंड्स ये कैपिटल एन जो है वो तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन म्यू भी जो है वही पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ऑप्शन वन तो होगा नहीं। ये सिग्मा है दोस्तों, सिग्मा नहीं है, सिग्मा है। तो सिग्मा जो होता है वो स्टैंडर्ड एरर होता है जो कि पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और स्मॉल एस जो है वो हमारा सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये सही है, सही है, बिल्कुल सही है।
स्मॉल कैपिटल एन जो होता है वो साइज होता है, अभी मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन का, और स्मॉल एन जो है वो साइज होता है स्टैटिस्टिक्स का। तो ये भी सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ओनली 2 एंड 3। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, इफ वी कंपेयर टू स्टैटिस्टिक्स from a sample of the same size and try to decide which one is more efficient estimator, we would pick up the estimator which has। अब देखिए समझिए, हमारे पास दो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, एक सैंपल में क्या सेम साइज का दो स्टैटिस्टिक्स है, तो हमसे ये डिसाइड करना है कि ज़्यादा एफिशिएंट एस्टिमेटर कौन है। तो आप कैसे बताओगे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कि इसका देखिए नियम है कि स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लार्जर स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो जिसका स्टैंडर्ड एरर कम होगा, ठीक है, जिसका स्टैंडर्ड एरर कम होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, तो वो समझिए कि ज़्यादा एफिशिएंट है। ये आप समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड एरर बढ़ता है, ठीक है, सिग्मा एक्स बार जैसे जैसे बढ़ेगा, तो क्या होता है दोस्तों कि कोई भी सैंपल का जो मीन है वो क्या होगा कि जैसे जैसे ये घटेगा दोस्तों, समझिए ये यदि घटता है, मैं यहाँ बढ़ने का नहीं, मैं यहाँ पे घटने का एग्जांपल लेता हूँ। सिग्मा एक्स बार यदि आपका घटेगा तो क्या होगा कि सैंपल का जो मीन है वो क्लोजर आते जाएगा पॉपुलेशन के मीन से। फिर क्या होगा कि इस कारण से क्या होगा कि जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन क्या होगा, वो बढ़ेगा। समझ रहे ना? तो वही चीज़ है, यदि आपके पास दो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, सेम साइज का, लेकिन आपको डिसाइड करना है कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, तो जो ज़्यादा स्मॉलर होगा स्टैंडर्ड एरर का, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि जो स्मॉलर है उसका सैंपल का मीन और उसके पॉपुलेशन का मीन दोनों एक दूसरे के नज़दीक होंगे, और नज़दीक होंगे तो क्या होगा कि हमारा जो प्रिसीजन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल लिमिट थ्योरम एज्यूर्स अस दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज। अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है कि वो यही कहता है ना कि जो हमारा मीन, जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगा, ठीक है, यदि सैंपल साइज ज़्यादा है तो ये यही देखिए, इज ऑलवेज नॉर्मल गलत है, हमेशा नॉर्मल तो होता नहीं है। यदि सैंपल साइज कम होगा तो नॉर्मल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। फिर बी कह रहा है इज ऑलवेज नॉर्मल फॉर लार्ज सैंपल साइज, सी कह रहा है अप्रोचेज नॉर्मेलिटी या सैंपल साइज इंक्रीजेस, और डी कह रहा है एफईएस नॉर्मल ओनली व्हेन, ये गलत है। एन का वैल्यू जो है कोई मतलब मैंने स्मॉल एन से मतलब है वो 30 से ज़्यादा होना चाहिए, तो डी और ये तो साफ साफ गलत है, ठीक है। और उसके बाद ऑलवेज, ऑलवेज वाला क्वेश्चन हमेशा गलत होता है दोस्तों। ऑलवेज ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्मल ही रहे लार्ज सैंपल साइज के लिए, ठीक है। हाँ लेकिन ये है कि जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी अप्रोच करेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सॉरी 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 सॉरी, नहीं, यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कि लार्ज सैंपल साइज के लिए क्या होगा, हमेशा नॉर्मल होगा, ठीक है, लार्ज सैंपल नॉर्मल होगा, लेकिन ये ऐसा सी नहीं है, सी गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एवरी मेंबर ऑफ द एक्सेसिबल पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी द रिसर्चर इज यूजिंग। तो मैंने आपको कुछ टाइप ऑफ सैम्पलिंग बताया था, तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होता है उसमें जितने भी सैंपल आइटम्स हैं उनके सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है, तो हर एक मेंबर का जो चांस है सेलेक्ट होने का वो बराबर है। तो ऐसे ऐसे सैम्पलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। So option number A is the correct one of this question. So this will be the answer. Next question है question number 16. In random sampling, we pick up one, we note it down, put it back with the remaining and pick the next one. इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब आप रैंडम सैम्पलिंग, मैंने मार्बल का एग्जांपल दिया था ना आपको, जैसे 10 मार्बल था, उसमें से एक मार्बल हमने निकाला, फिर से उसे रख दिया, तो ये रिप्लेसमेंट वाला केस है ना, ठीक है, और फिर से निकाल रहे हैं। देखिए पुट इट बैक विद द रिमेनिंग है ना, एंड पिक द नेक्स्ट वन, तो ये होता है हमारा रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद क्या होता है? रिप्लेसमेंट, ठीक है, सैम्पलिंग विद क्या होता है दोस्तों? रिप्लेसमेंट होता है। और मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो हमारा सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होता है उस केस में ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है, ये याद होगा आपको। चलिए तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रैंडम सैम्पलिंग वी पिक अप वन, कीप इट अवे एंड देन पिक अनदर फ्रॉम द सैम्पलिंग। अब इसे क्या कहेंगे? आप वही एग्जांपल ले लीजिए 10 मार्बल वाला, आपने एक मार्बल पहले उठाया तो बचा कितना? 9 मार्बल बचा, लेकिन उस मार्बल को जिसको आपने उठाया उसको दोबारा आप प्लेस नहीं कर रहे हो, उसको आप कहीं साइड रख रहे हो, तो आप बचा हुआ तो 9 ही मार्बल है ना, तो आप उस 9 मार्बल में से एक उठाओगे, तो इसे कहते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि आप उस मार्बल को रिप्लेस नहीं कर रहे हो। तो ये हमारा होगा सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the sampling technique every 10th unit of the population is chosen, so what is this type of sampling technique called? तो दोस्तों देखिए क्या हो रहा है कि सैम्पलिंग टेक्निक में से हर एक 10वां यूनिट जो है पॉपुलेशन का उसे चूज कर रहे हैं,
इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो फ्रेंड्स देखिए, ये आपको मैंने बताया है, इसे हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्या कहते हैं इसे हम लोग? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि जैसे हर एक दसवां को चूज कर रहे हैं, ये एक हमारा स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी 10th आइटम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सॉरी, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। ध्यान दीजिएगा, रैंडम वर्ड यहाँ छूट रहा है। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। When a random sample is drawn from each stratum, it is known as। तो दोस्तों देखिए, आपके पास स्ट्रेटम है और स्ट्रेटम से आप रैंडम सैंपल को ड्रॉ कर रहे हो, इसे आप क्या कहते हैं? तो इसे आप लोग कहेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। मैंने आपको बताया है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में कि आप क्या करते हो, अलग अलग स्ट्रेटा में ग्रुप करते हो और सभी स्ट्रेटा से आप सैंपल को ड्रॉ करते हो। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं रादर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर इन विच द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू होमोजेनस ग्रुप एंड देन अ सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ग्रुप इज कॉल्ड। दोस्तों आपको एग्जांपल याद होगा वेजिटेबल वाला। मैंने आपको बताया था हमारे पास डिफरेंट कलर के वेजिटेबल्स थे, याद है? और आपने क्या किया था कि ग्रीन वाले वेजिटेबल को एक जगह, ब्लू वाले वेजिटेबल को एक जगह, येलो वाले वेजिटेबल को एक जगह, तो होमोजेनस ग्रुप बनाया था अलग अलग वेजिटेबल का। ठीक है, तो ऐसे सैम्पलिंग को क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। याद होगा आपको। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या है? तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ऑप्शन नंबर सी। तो इसीलिए मैंने आपके सामने एग्जांपल प्रस्तुत किया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जरूर जाकर देखिए, तभी आपके दिमाग में एग्जांपल बैठेगा और आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल इन विच ऑप्शन ए द सैंपल इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा, बिल्कुल सही, एंड देन रैंडम सैंपल आर टेकन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। ऑप्शन 2 द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा एंड देन रैंडम सैंपल आर ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रेटम। तो दोस्तों बताइए आप क्या करते हो कि सैंपल को डिवाइड नहीं करते हो, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो, है ना? आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो स्ट्रेटा में और रैंडम सैंपल को ड्रॉ करते हो हर एक स्ट्रेटम से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 2, है ना? सैंपल को डिवाइड नहीं करते हो, पॉपुलेशन को आप स्ट्रेटा में डिवाइड करते हो और रैंडम सैंपल को ड्रॉ करते हो हर एक स्ट्रेटा से। चलिए आगे देखते हैं। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन बिकम अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मेट। क्या कर रहा है कि जो हमारा मीन है, मीन का जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है जब ये कंडीशन मीट होता है। तो अब कंडीशन क्या है बताइए? अभी मैंने आपको बताया है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा। पहला है द सिंगल रैंडम सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। दूसरा द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज लार्ज, द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द सैंपल साइज इज लार्ज। ठीक है, तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है सैंपल साइज इज लार्ज। यदि सैंपल साइज लार्ज होता है तो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल वही है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही तो है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम मैंने आपको बताया है ना कि सैंपल साइज लार्ज होगा तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का टाइप ऑफ। दोस्तों जब मैंने आपके साथ सैम्पलिंग का टाइप डिस्कस किया था तो आपको मैंने बताया था कि उसे ब्रॉड लेवल पे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हम लोगों ने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को स्टडी नहीं किया था, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोगों ने 4 भाग में डिवाइड किया था, याद होगा आपको। क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और सिंपल। तो ये तीनों के तीनों जो टाइप है वो किसके पार्ट है? वो हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट है, जिसे हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ध्यान दीजिएगा, ये सब टर्म आप याद रखिए। देखिए एक होता है जजमेंट सैम्पलिंग। तो जजमेंट सैम्पलिंग जो होता है वो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि उसमें रिसर्चर का जजमेंट इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये जो रैंडम सैम्पलिंग है उसमें क्या है कि हर एक सैंपल के सेलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है। आइए, यदि आपको इस तरह के पीडीएफ इस तरह के क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं मैं आप अपने चैनल पे अपलोड करते जा रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो दोस्तों नीचे व्हाट्सएप लिंक है जिस पे आप जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो पेड पीडीएफ है। मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूंगा और थ्योरी भी प्रोवाइड करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। अब पॉपुलेशन इज फाइनाइट बट हेट्रोजेनस। अब देखिए ये वर्ड आ गया हेट्रोजेनस। अब कोई इन्वेस्टिगेटर है जो चाहिए गुड सैंपल, तो किस सैम्पलिंग को यूज करेगा? दोस्तों फिर से वेजिटेबल वाला एग्जांपल याद कीजिए। वेजिटेबल वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था एक ऐसा सैम्पलिंग था जिसमें जो क्लस्टर था, ठीक है, एक क्लस्टर के अंदर एक रेड वाला, एक रेड वेजिटेबल, एक ब्लू वेजिटेबल, एक येलो वेजिटेबल, फिर अगले वाले में रेड ब्लू येलो, अगले वाले में रेड ब्लू येलो। तो ये हमारा हेट्रोजेनस सैम्पलिंग है, क्योंकि एक क्लस्टर के अंदर जो आइटम्स हैं वो आपस में क्या है? आपस में हेट्रोजेनस है, लेकिन दो क्लस्टर आपस में क्या है? होमोजेनस है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग। तो दोस्तों क्लस्टर सैम्पलिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको समझाया भी है कि यदि हमारा होमोजेनस हो अंदर से तो वो होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और यदि हमारा अंदर से हेट्रोजेनस हो तो वो होता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है
In random sampling, we can describe mathematically how objective our estimates are. What is this? So we always know that the chance that any population element will be included in the sample. Every sample always has equal chance of being selected. All the sample are exactly the same size and can be counted both A and B. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है both A and B। तो रैंडम सैम्पलिंग में हमें चांस पता होता है कि पॉपुलेशन एलिमेंट को उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज। तो मीन का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों प्लॉट होता है। वो क्या होता है? प्लॉट है। किसका प्लॉट है? सैंपल मीन का ड्रॉन फ्रॉम पॉपुलेशन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सेंट्रल टेंडेंसी थ्योरम स्टेट। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बताता है आपको? तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बताता है कि जैसे सैंपल साइज बढ़ेगा तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मेलिटी अप्रोच करेगा। बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन एवन इफ पॉपुलेशन नॉट नॉर्मल। ये भी सही है। यूज ऑफ सैम्पलिंग स्टडीज टू मेक इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर विदाउट नोइंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, यानी सेंट्रल टेंडेंसी थ्योरम का ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 9 इनपुट दिए गए हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है 20.31। आपको वेरिएंस बताना है। तो दोस्तों एन दिया हुआ है हमें 9, ठीक है। सिग्मा एक्स बार दिया हुआ है हमें 20.31। हमसे वेरिएंस पूछा गया है। सिग्मा एक्स बार का फॉर्मूला आपको पता है, सिग्मा अपॉन रूट एन। यहाँ से सिग्मा आप निकाल लीजिए। सिग्मा हो जाएगा 20.31 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60.93 मिल गया। और वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस क्या होता है दोस्तों? हमारा सिग्मा स्क्वायर होता है। तो या सिग्मा इक्वल रूट ऑफ वेरिएंस। तो 60 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। इसका स्क्वायर देखिए हम यहाँ निकाले हैं, ठीक है। कितना निकला है? 3712.46। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है 3712.46। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 डाटा दिए गए हैं, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50। इसका स्टैंडर्ड एरर निकालने को कहा गया है। तो दोस्तों कैसे स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे? इनका स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए आपको मैं तरीका बता चुका हूँ। पहले मीन निकाल लीजिए। मीन निकालने के बाद क्या कीजिए आप? मीन निकाल, देखिए ये पहले ये समझिए, एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको n-1 से क्यों डिवाइड करना है। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी सैंपल रहे, सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग n-1 से उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए सैंपल वाले केस में हम लोग n-1 से डिवाइड करते हैं जब वेरिएंस को निकाल रहे होते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए कि पहले मीन निकाल लीजिए, हर एक एलिमेंट को मीन से सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कीजिए और फिर उसको अंडर रूट कर लीजिए। तो ये मिल जाएगा 15.811, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। और स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट एन से उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा 7.0711, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इक्वल टू सिग्मा बाय रूट एन। तो इसको कब यूज करते हैं हम लोग? जब पॉपुलेशन हमारा क्या होता है? जब पॉपुलेशन हमारा होता है इनफाइनाइट। पॉपुलेशन इनफाइनाइट होता है, एक ये केस होता है। और जब पॉपुलेशन, एक और केस होता है कि जब रिप्लेसमेंट होता है तब, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी सेम है, लेकिन यहाँ पे गलती से इसको आप ऑप्शन बी को चेंज कर लीजिए, इसको फाइनाइट बना दीजिए। सो ऑप्शन नंबर बी को आप इनफाइनाइट की जगह क्या कर दीजिए? फाइनाइट। तो जब पॉपुलेशन इनफाइनाइट होता है तब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और एक और केस है कि जब पॉपुलेशन है विद रिप्लेसमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है सिग्मा एक्स बार का, सिग्मा का, उसके बाद सिग्मा हमारा मीन का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, पॉपुलेशन साइज दिया हुआ है, पॉपुलेशन मीन दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला सही है इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए? तो इसका फॉर्मूला सही है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिग्मा एक्स बार इजिकल टू सिग्मा इंटू सिग्मा बाय रूट एन, ये फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय रूट एन अंडर ब्रैकेट n-n अपॉन n-1। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैंक कैलकुलेट्स, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक बैंक कैलकुलेट करती है अपने इंडिविजुअल की सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन दे रखा है 2000, यानी म्यू जो है वो कितना है? 2000 है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है कितना? 600, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है सिग्मा में दिया हुआ है 600, ठीक है। बैंक क्या कर रही है? रैंडम सैंपल ले रही है 100 अकाउंट का, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि मीन जो है वो इस रेंज में लाई करे, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय सॉल्व करते हैं। म्यू और सिग्मा दिया हुआ है, पहले हम लोग सिग्मा एक्स बार निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिग्मा एक्स बार निकाल लीजिए। तो कितना निकलेगा? सिग्मा एक्स बार मिल जाएगा आपको 60 मिल गया। अब आप क्या कीजिए कि ये जो दो एक्सट्रीम वैल्यू दिया हुआ है 1900 और 2050, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जेड वैल्यू निकाल लेंगे। तो जेड वैल्यू कितना मिलेगा? देखिए तो सबसे पहले आप इसके 1900 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालिए, तो मिल जाएगा -1.67, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पे 200 नहीं होगा, यहाँ पे 2000 होगा, क्योंकि मीन हमारा 2000 है। गलती से यहाँ मिस्टेक है, 200 लिखा गया है। तो आप 1900 कॉरस्पॉन्डिंग जेड निकाल लीजिए -1.67, 2050 के कॉरस्पॉन्डिंग जेड निकाल लीजिए 0.83, आप निकाल सकते हैं। अब आप प्रोबेबिलिटी टेबल का यूज़ कीजिए, देखिए कि -1.67 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये आपको मिलेगा 0.4525, और 0.83 कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है वो मिलेगा 0.2967, और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, जो कि मिलेगा 0.7492। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर है, 0.7492। चलिए आगे देखते हैं। √n-1 ये जो फॉर्मूला है ये क्या देता है हमें, तो ये हमें फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आप कैसे कैरी करते हो, तो आप क्या करते हो कि पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो ग्रुप में, ठीक है ना, डिवाइड पॉपुलेशन इनटू होमोजेनस ग्रुप, और ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो आप होमोजेनस ग्रुप में डिवाइड करते हो, याद है स्ट्रेटिफाइड में होमोजेनस ग्रुप में डिवाइड करते हो और सेलेक्ट करते हो इक्वली, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, व्हाट इज सैम्पलिंग फॉर ग्रुप विद कंसिडरेबल वेरिएशन विद इन बट सिमिलर टू ईच अदर, तो अंदर में वेरिएशन है लेकिन आपस में सिमिलर, तो क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल ब्रांचेस दे रखे हैं 1000, सैंपल ब्रांच दे रखे हैं 20, तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर कितना होगा, तो कैपिटल एन है ये स्मॉल एन है, तो n-n/n-1 इसे निकालिए आप, तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए मैंने कैलकुलेशन कर रखा है, तो 0.99 यानी 1 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर है इसका, हाँ, ये मल्टीप्लायर नहीं यूज करना है जब n/n का वैल्यू कितना हो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बुक में आपको दे रखा है, याद रखिएगा, यदि n/n का वैल्यू 0.05 से, ठीक है, n/n का वैल्यू यदि 0.005 से कम हो तो इसे हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, ठीक है। फिर से देखिए क्वेश्चन है कब किस सिचुएशन में इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, तो एक तो मैंने बताया इनफाइनाइट पॉपुलेशन का, और दूसरा मैंने बताया फाइनाइट पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट का, ठीक है। तो दोस्तों नॉट, यहाँ देखिए नॉट है, नॉट वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, नॉट भी करेक्ट, ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन में यूज तो करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, फाइनाइट पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, यदि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आप इस फॉर्मूले को नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है, यदि विद रिप्लेसमेंट है या इनफाइनाइट है तो आप इसे यूज कर सकते हो, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। इसे करेक्ट कर लीजिए, ये डी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपके सामने एक एग्जांपल है, रडार यूनिट इज यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ कार ऑन मोटरवे, द स्पीड आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ 60, तो मीन दे रखा है, म्यू दे रखा है, हमें 60 दे रखा है, ठीक है, ये क्या आपका म्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दे रखा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कार जो पिक किया गया रैंडम में वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, यानी Pxy इज ग्रेटर देन 70, ये आपसे पूछा गया है कितना होगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर से वही बात है, आप म्यू दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जेड निकाल लीजिए 70 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो आपको 1 मिल जाएगा, यानी Pz ग्रेटर देन 1, टोटल एरिया में से क्या कीजिए, जो एरिया जेड के लेफ्ट का है उसे माइनस कर दीजिए, और हमें प्रोबेबिलिटी टेबल से वैल्यू मिल जाएगा जेड का, तो 0.8413, तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका 0.1587। दो सीरीज है, ठीक है, स्केलर डायग्राम का यूज आपको पता है ना, कि हमारे पास जो दो सीरीज हैं, ठीक है, हमारे पास जो डाटा पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए 1 6 2 4, ठीक है, तो ये सब डाटा पॉइंट्स है, उसके बीच में कैसा रिलेशन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा नेचर ऑफ कोरिलेशन इन टू सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ, फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उसके बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करना है, तो हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, तो उसको स्टडी करने के लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं। आपको पता है ना, कोरिलेशन को यदि स्टडी करना है, मैंने बताया था व्हाट इज द मेथड ऑफ स्टडीइंग कोरिलेशन, तो आंसर होगा स्कैटर प्लॉट और स्कैटर डायग्राम। स्कैटर प्लॉट या स्कैटर डायग्राम एक बेस्ट मेथड है जिसके थ्रू हम लोग दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्कैटर डायग्राम इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, नो द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, एस्टिमेट द एक्सटेंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों स्कैटर डायग्राम का यूज क्या है कि हम लोग कोरिलेशन के डायरेक्शन को देख पाते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों, यदि दो वेरिएबल का किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। यदि दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी एक पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग एक पॉजिटिव वाई के लॉन्ग, तो हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है। यदि दोनों वेरिएबल अपोजिट मूव कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग एक नेगेटिव वाई के लॉन्ग, तो हम कहेंगे इनवर्स रिलेशन है। तो दोस्तों स्कैटर डायग्राम के माध्यम से हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारा जो कोरिलेशन है उसका डायरेक्शन क्या है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, आपको यदि इस पार्टिकुलर जो एमसीक्यू जिसका पीडीएफ चाहिए, जो मैं एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और वो पीडीएफ आप ले सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, द पर्पस ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस इज टू। हमारे पास जो सिंपल
लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस होता है उसका क्या पर्पज़ है। तो दोस्तों उसका पर्पज़ ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रेडिक्ट वन वेरिएबल फ्रॉम अदर वेरिएबल, यानी कि हमारे पास एक वेरिएबल पता है, उस वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को पता लगाना। उसके बाद दोस्तों रिप्लेस पॉइंट्स ऑन स्कैटर डायग्राम बाय स्ट्रेट लाइन, यानी स्कैटर डायग्राम पे जो पॉइंट्स होते हैं उसको स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर लेना। तीसरा है मेजर द डिग्री टू विच टू वेरिएबल आर लिनियरली एसोसिएटेड। चौथा है ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बताइए दोस्तों रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं। तो रिग्रेशन एनालिसिस का क्या है कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सके एक वेरिएबल को जब हमको ऑब्जर्वेबल पता है, यही तो मेन पर्पस है। मैंने आपको बताया था ना रिग्रेशन एनालिसिस क्या करते हैं, हमको एक वेरिएबल का वैल्यू पता है और हम लोग उसी के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो फॉर दिस वी यूज द रिग्रेशन एनालिसिस। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कोरिलेशन हम लोग करते क्यों हैं, रिग्रेशन हम लोग करते क्यों हैं, फिर उसके बाद स्कैटर प्लॉट का क्या यूज है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक और टर्म है दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक टर्म लास्ट में मैंने आपको बताया था दोस्तों स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये आखिर करते क्यों हैं। हम ये सब चीज़ हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर रखना है। जब भी मैं पूछूं कि रेग्रेशन का क्या यूज है तो आप बताएंगे कि रेग्रेशन के द्वारा हमें यदि एक वेरिएबल का वैल्यू पता है तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब मैं पूछूं आपसे कि स्कैटर प्लॉट का क्या यूज है तो आप बताएंगे कि स्कैटर प्लॉट के जरिए एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग कोरिलेशन, दो वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है उसको स्टडी कर सकते हैं। सो यू शुड नो दीज थिंग्स। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि मान लीजिए स्कैटर डायग्राम पे जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कोई टेंडेंसी ही नहीं शो कर रहे हैं या बढ़ने का या घटने का, तो आर का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों जहाँ तक बात है आर का, तो मैंने आपको बताया था कि आर का जो रेंज होता है वो -1 से +1 होता है। यदि हमारा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है दो वेरिएबल के बीच में तो हम क्या कहेंगे कि आर का वैल्यू क्या है, 0 है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 6 है स्कैटर डायग्राम में R1 आया, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉइंट्स उस लाइन पे लाई करेंगे उसका स्लोप क्या होगा बताइए। तो दोस्तों R1 आ रहा है ना, तो मैंने आपको बताया था कि R यदि 1 आए तो हमारा कर्व कुछ इस प्रकार बनता है। देखिए आप डॉट 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 ऐसे बनाएंगे ना, R1 का यही केस होता है। और जब भी R1 आता है दोस्तों तो जो हमारा स्लोप होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। कैसा स्लोप होता है दोस्तों, वो पॉजिटिव स्लोप होता है। और दूसरी बात कि R1 में पॉजिटिव स्लोप तो है, और ये स्लोपिंग कहाँ से कहाँ होगा, तो देखिए ये है हमारा लेफ्ट और ये है हमारा राइट, तो स्लोप जो होगा वो अप होगा, अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, और दोस्तों राइट टू लेफ्ट टू राइट, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पॉजिटिव स्लोप, अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए ठीक से, तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है, आपसे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बताना है, r का वैल्यू पूछा गया है कितना होगा। दोस्तों अभी देखिए r का वैल्यू में, r का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया बताइए, r का फॉर्मूला मैंने बताया आपको कोवेरिएंस xy डिवाइडेड बाय क्या बताया भाई, याद कीजिए, डिवाइडेड बाय सिग्मा x इंटू सिग्मा y, ये बताया ना। तो आपको जो डाटा x और y का दिया हुआ है इस बेसिस पे आप ये सब निकाल लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब कैसे निकालिएगा देखिए मैं बताता हूँ। एक x का एक कॉलम बनाइए, एक y का कॉलम बनाइए, एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाइए, एक वाई स्क्वायर का कॉलम बनाइए और एक एक्स वाई का कॉलम बनाइए। ये सब चीज़ मैंने आपको करके देख चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सभी का कॉलम बनाइए। तो एक पहला आपका क्या है, 1 है। ठीक है, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये कितना है आपका 11, 22। ये देखिए काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, y का जो वैल्यू सब है ना काफ़ी बड़ा बड़ा दिया हुआ है। तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, समझ रहे हैं ना। क्यों ये मेथड इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि y का वैल्यू देखिए 11 का स्क्वायर तो आप निकाल लेंगे, 22 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर काफ़ी लेंथी होगा और ये काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इस मेथड को अवॉइड ही कीजिए यहाँ पे। तो आप बोल रहे हो इस मेथड को अवॉइड करने, तो कौन सा मेथड अप्लाई करें हम लोग। तो देखिए जो मेथड अप्लाई करना है वो मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। देखिए दोस्तों आप क्या कीजिए, सबसे पहले मीन, स्टेप 1 में आप पहले मीन निकाल लीजिए। मीन निकाल लिया आपने, उसके बाद आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। तो y के लिए निकालिए, फार्मूला पता है या आपके फार्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों सभी का आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो 17.5699 आ जाएगा। x के लिए निकाल लीजिए तो आ जाएगा आपका 1.5811। ठीक है, और दोस्तों जो हमारे पास कोवेरिएंस एक्स वाई होता है, तो कोवेरिएंस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन आपने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई निकाल लिया। कोवेरिएंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, समेशन ऑफ एक्स वाई बाई एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, तो सिग्मा एक्स वाई, तो एक्स वाई निकालने के लिए आपको खाली डाटो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे किया गया है, और एक्स बार वाई बार से माइनस किया गया। एक्स बार 3 है, 33.2 है। ठीक है, इसे कीजिएगा आप तो आ जाएगा 111। ठीक है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो आएगा वो आ जाएगा कोवेरिएंस एक्स वाई माइनस डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज r इज इक्वल टू -1.02। तो अब बताइए दोस्तों, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको -1.02 दिया हुआ है, तो आपको कैसा कोरिलेशन दिख रहा है? कि सबसे पहली बात कि -1.02 यदि आ रहा है तो आप देख सकते हो कि ये तो हमारा इनडायरेक्ट कोरिलेशन है, और दोस्तों ये वीक कोरिलेशन है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप अवॉइड कीजिए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इफ वैल्यू ऑफ कोरिलेशन r इज जीरो, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। r यदि जीरो है तो कैसा कोरिलेशन है? पहला ऑप्शन है परफेक्ट इनवर्स कोरिलेशन, दूसरा ऑप्शन है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, तीसरा ऑप्शन है नो लीनियर कोरिलेशन, चौथा ऑप्शन नो कोरिलेशन। तो दोस्तों r जीरो है तो कोई कोरिलेशन नहीं होगा, नो लीनियर कोरिलेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड डिपेंडेंट वेरिएबल y इज मेजर्ड बाय। तो दोस्तों आप स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हो बताओ? आपको यदि स्ट्रेंथ मेजर करना है, कोरिलेशन के स्ट्रेंथ को मेजर करना है, तो कैसे मेजर करोगे? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो आपके सामने ऑप्शन है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए सभी मेथड है, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट से आप बेसिकली स्ट्रेंथ को मेजर करते हो, लेकिन आर भी हेल्प करता है, डिटरमिनेशन भी हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि r का वैल्यू है 9.8, तो ऐसा दोस्तों ये गलत है, 0.98 होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक है, 9.8 नहीं हो सकता है दोस्तों, ये 0.98 होगा, ठीक है, इसे करेक्ट कर लीजिए। r का वैल्यू 0.98 है, तो कैसा कोरिलेशन है? तो वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग, इनडायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट एंड वीक, इनडायरेक्ट एंड वीक। तो दोस्तों r का वैल्यू यदि हमारा 0.98 है तो उस केस में बताइए कैसा कोरिलेशन है? तो पहली बात कि डायरेक्ट तो है, इनडायरेक्ट तो है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट मतलब क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इनडायरेक्ट मतलब नेगेटिव होगा। यहाँ आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो डायरेक्ट तो है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो गया। अब डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1 से जितना नज़दीक होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ऑब्वियसली ये 1 से नज़दीक ही तो है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी इट इज डायरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे r का वैल्यू दिया हुआ है -0.95। अब बताइए दोस्तों, तो आप बताइए, सबसे पहली बात नेगेटिव है तो इनडायरेक्ट है, और दूसरी बात क्या है कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? देखिए ये भी 1 के क्लोज है ना, इसलिए स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बी तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव कर रहा है, सी होगा, सी आंसर सही है, ठीक है। और ए और डी गलत है, तो ऑप्शन सी नंबर सही है। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, ये होता क्या है आपको पता है दोस्तों? जब हम लोगों ने रेग्रेशन पढ़ा था ना, तो आपको मैंने बताया था कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है ना, ठीक है। तो ये y ऑन x है, तो इसमें जो स्लोप आता है वो होता है हमारा बी वाई एक्स। कभी कभी आप देखिएगा x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई भी रहेगा, मान लीजिए ऐसा कोई कर्व है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई रहेगा, तो उस केस में हमारा आता है बी एक्स वाई। तो दोस्तों r का जो वैल्यू होता है ना, वो इन दोनों का अंडर रूट का प्रोडक्ट होता है, इसे भी नोट कर लीजिए आप, ये फॉर्मूला भी कभी कभी काम आता है। तो अब क्या कीजिए, 0.25 इंटू 0.64, इसका रूट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 0.8, यानी हो जाएगा 40/100, यानी 0.4, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। समझ में आया आपको कि आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ना, वो स्क्वायर रूट होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करके आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। अब देखिए आर का वैल्यू दिया हुआ है -1, पहली बात तो नेगेटिव है तो इनडायरेक्ट होगा, दूसरी बात कि 1 है तो परफेक्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कैटर डायग्राम एज अ टेक्निक इन यूज इन कोरिलेशन इज अंडरटेकन। अब स्कैटर डायग्राम कैसे अंडरटेक करते हो? बाय प्लॉटिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ ग्राफ पेपर टू सी द रिजल्ट, बिल्कुल गलत। बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड देन ड्राइंग लाइन लिंकिंग पॉइंट, ये भी सही है। बाय प्लॉटिंग पैरेलल लाइन ऑन ग्राफ, ये भी गलत है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए रेग्रेशन लाइन अभी मैंने आपको बताया है कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये जो स्लोप होता है b, इसको कहते हैं y ऑन x, ठीक है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं हम लोग रेग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस b को क्या कहते हैं? इस b को बेसिकली कहा जाता है बी वाई एक्स, यानी रेग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन r इज ऑलवेज फॉल बिटवीन। दोस्तों r का वैल्यू किस किस रेंज में रहता है? तो वो रहता है -1 से +1 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। r का वैल्यू जो है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में रहता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिटिव कोरिलेशन x और y के बीच में, इसका क्या मतलब है? यदि पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसका ऑप्शन नंबर एक है x हाई है तो y हाई होगा, x हाई है तो y लो होगा, x 0 है तो y पॉजिटिव होगा, और चौथा कह रहा है कि x और y जो है वो पॉजिटिवली अनरिलेटेड है।
तो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है कि x हाई है तो y भी हाई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है द प्रोसेस बाय विच वी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रेग्रेशन। तो पता ही है कि हमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू पता है और उसके बेसिस पे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू एस्टिमेट कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रेग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये आप नोट कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर डिक्टेट दैट वी चूज अ रेग्रेशन लाइन विद द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन इज डैश। दोस्तों जब हम लोग लीस्ट स्क्वायर की बात करते हैं ना, तो लीस्ट स्क्वायर में क्या कहा जाता है कि बेसिकली हम ये पता करते हैं, ये बेसिकली लाइन ऑफ बेस्ट फिट होता है, एक ऐसा लाइन होता है जो कि उस पॉइंट से पास हो रहा होता है। तो हम लोग जब भी लीस्ट स्क्वायर मेथड को अप्लाई करते हैं रेग्रेशन एनालिसिस में, then what we try to do, we try to find the sum of square of deviation of the point from the line is minimum या जीरो। ठीक है, वो हम ट्राई करते हैं कि मिनिमम हो। ठीक है दोस्तों, वी वांट टू मिनिमाइज द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। और दोस्तों जब हम लोग बात कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ डेविएशन की, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएंस की तो बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू मिनिमाइज द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Okay, let's move to the question number 21. Our next question is a relationship where the flow of the data point is best represented by a curve is called. देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। मान लीजिए कि हमारे पास डाटा पॉइंट्स है, आप उसके फ्लो को एक कर्व से डिनोट कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो पहली बात की कर्व है तो लीनियर तो होगा नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों लीनियर बेसिकली भी एक तरह का कर्व होता है और हम इस चैप्टर में कन्फाइन करना है लीनियर से ही। तो आप क्या कर रहे हो, डाटा पॉइंट्स को एक कर्व से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये हमारा एक लीनियर रिलेशनशिप का टाइप है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सो इट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व इज कॉल्ड लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं ऑल डाटा पॉइंट्स फॉलोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कर रहा है कि जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग फॉल कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग लीनियर रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू वी वुड प्रेडिक्ट फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो सभी के सभी जीरो हैं, तो हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इंटरसेप्ट का मतलब क्लियर है आपको। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये कर्व है हमारा, दिस इज कर्व। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग बात करें ना वाई इंटरसेप्ट की, तो वाई इंटरसेप्ट कब होगा? जब एक्स का वैल्यू जीरो, और अब एक्स इंटरसेप्ट कब होगा? जब y का वैल्यू जीरो। तो जब भी एक वेरिएबल जीरो होता है तो दूसरे वेरिएबल का जो वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इस केस में देखिए ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे आप y का वैल्यू जीरो ले रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे आप x का वैल्यू जीरो ले रहे हैं। तो जब भी एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग जीरो लेते हैं तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू आता है, उसे हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द प्रेडिक्टेड रेट ऑफ रिस्पांस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड। बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो उसमें कुछ चेंजेज आए, आपने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स प्रेडिक्ट किया, उसका रिस्पॉन्स में कितना चेंज आ रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं दोस्तों स्लोप। व्हाट वी कॉल इट स्लोप, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं द स्लोप ऑफ रेग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज कॉल्ड। तो दोस्तों रेग्रेशन लाइन है y ऑन x, इसे क्या कहते हैं हम लोग? तो इसे कहते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिंपल लीनियर रेग्रेशन द नंबर ऑफ अननोन कांस्टेंट आर। तो एक सिंपल लीनियर रेग्रेशन है तो उसमें अननोन कांस्टेंट कितने होते हैं? तो दोस्तों अननोन कांस्टेंट एक ही तो होंगे, जैसे ना सॉरी दो होंगे। जैसे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है तो एक ए कांस्टेंट है और एक बी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये लीनियर रेग्रेशन है क्योंकि हम लोग लीनियर लाइन की बात कर रहे हैं। So we have only two unknown constant. So option number B is correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिंपल लीनियर रेग्रेशन इक्वेशन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ भी दो वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये द वैल्यू ऑफ लीनियर रेग्रेशन को अब बताइए कि रेग्रेशन कोएफिशिएंट ही जीरो आ गया तो आप क्या कहेंगे? तो यदि मान लीजिए कि रेग्रेशन कोएफिशिएंट आपका जीरो आ गया तो फ्रेंड्स व्हाट यू कॉल इट? तो दो वेरिएबल कैसे हैं? डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कोरिलेटेड हैं या क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये इंडिपेंडेंट है, ध्यान दीजिएगा। यदि रेग्रेशन कोएफिशिएंट हमारा हमारा जो ए और बी, ए भी जीरो आ गया, बी भी जीरो आ गया, तो आप कहेंगे कि दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, आपस में कोई डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू प्लस बी स्लोप विल बी अपवर्ड। दोस्तों स्लोप इसमें होता क्या है? तो जो x का कोएफिशिएंट है उसे हम लोग स्लोप कहते हैं। तो जब स्लोप का वैल्यू b पॉजिटिव होगा तभी तो स्लोप अपवर्ड होगा, यदि b नेगेटिव होगा तो स्लोप हमारा डाउनवर्ड होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं
फिर देखिए स्लोप विल बी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप मतलब कि बी का वैल्यू जी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब बी, ऑप्शन नंबर बी। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। उसका स्लोप हॉरिजॉन्टल है, मतलब ऐसा कर्व बन रहा है। दोस्तों हॉरिजॉन्टल स्लोप का मतलब ये हुआ कि आपका बी का वैल्यू जीरो है, ठीक है, बी का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यदि मान लीजिए कि रेगुलेशन लाइन है, रेगुलेशन लाइन ऑफ डैश वैल्यू, दोस्तों यहाँ कुछ मिसिंग है, इस क्वेश्चन को आप भी स्किप कर दो। यहाँ पे लगता है x इक्वल टू 5 या y इक्वल टू 5 होगा, कुछ मिसिंग है, तो यू कैन स्किप राइट नाउ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का, तो आपको पूछा गया है कि y इंटरसेप्ट पूछा गया है। तो दोस्तों y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा, तो आप देखिए कंपेयर कीजिए, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से कंपेयर कीजिए। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू कितना है, -0.2 है। मैंने a को क्या बताया था, a को बताया था ना y इंटरसेप्ट। तो दोस्तों a का वैल्यू 2 है, तो यानी ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे देखते हैं। यदि एक रेगुलेशन कोएफिशिएंट जो है वो ज़्यादा है दूसरे से, तो अदर विल क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है कि रेगुलेशन कोएफिशिएंट एक का वैल्यू दूसरे से ज़्यादा, आपको पता है ए और बी रेगुलेशन कोएफिशिएंट होते हैं। तो मान लीजिए ए बी से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि अदर विल बी लेस देन 1, सो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो अदर विल बी व्हाट, लेस देन 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो यदि आपको किसी पर्सन का हाइट डिटरमाइन करना है जब उसका वेट दिया गया है, तो ये कैसा प्रॉब्लम है, कोरिलेशन का प्रॉब्लम है या रेग्रेशन का प्रॉब्लम है या असिस्टेंट का प्रॉब्लम है या क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों आप देखिए, यदि आपको हाइट पता लगाना है और वेट दिया हुआ है, तो ये हमारा रेग्रेशन का प्रॉब्लम है। किसका प्रॉब्लम है, तो दिस इज प्रॉब्लम ऑफ रेग्रेशन। क्योंकि मैंने बताया ना, एक वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है, एक हाइट एक वेरिएबल है और वेट दूसरा वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको दूसरा वेरिएबल पता लगाना है। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रेग्रेशन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेग्रेशन इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो y को क्या कहते हैं इसमें, देखिए x होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी x होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y को कहते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। रेग्रेशन इक्वेशन x इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इज कॉल। अब बताइए इस केस में देखिए, तो y जो होगा मेरा, जो भी हमारा x एक्सिस पे होगा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई है ना। तो इस केस में भी जो x है हमारा, सो दिस केस में भी जो x है हमारा, वो हमारा डिपेंडेंट ही होगा, x y पे डिपेंडेंट है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। हाँ, इस केस में y इक्वल टू ए प्लस बी, ए को क्या कहते हैं हम लोग, ए को कहते हैं हम लोग y इंटरसेप्ट, ठीक है, क्या कहते हैं y इंटरसेप्ट। अब देखिए ग्राफ जो शो करता है पेयर्ड पॉइंट को x y y, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्कैटर डायग्राम कहते हैं। व्हेन द रेडिएशन लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन, जब ऑरिजिन से पास होगा तो क्या होगा, तो रेडिएशन कोएफिशिएंट इज जीरो, ऑब्वियसली y इक्वल टू यदि a प्लस बी एक्स है, ठीक है, तो यदि कोई पॉइंट ऑरिजिन से पास होता है तो उसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा, तो x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, यानी a 0 होगा हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि जो इंटरसेप्ट है वो कितना होगा, 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डैश द ऑफ द टू रेडिएशन कोएफिशिएंट। तो देखिए मैंने बताया है जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है वो अंडर रूट होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का होता है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो दो रेडिएशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ सिंपल रेगुलेशन एनालिसिस इज टू, आखिर रेगुलेशन क्यों करते हैं हम लोग, तो आपको एक वेरिएबल पता लगाना है दूसरे वेरिएबल से, इसलिए करते हैं हम लोग। The sum of difference between the actual value of y and value obtained when the fitted regression line is called is always, तो ये हमेशा 0 होता है। If the actual and estimated value of y are same on regression line, the sum of square of error will be, ये भी 0 होगा। If the measure of strength of relationship between, अब देखिए स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आर क्या मेजर करता है, आर मेजर करता है क्या स्ट्रेंथ है, मैंने बताया ना, यदि आर का वैल्यू 1 हो जाए तो परफेक्ट स्ट्रेंथ है, -1 हो जाए तो परफेक्ट नेगेटिव स्ट्रेंथ है, यदि 1 के क्लोज है तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो आर क्या मेजर करता है, आर स्ट्रेंथ को मेजर करता है कि जो लीनियर रिलेशनशिप है उसके स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो आर से मेजर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आर मेजर करेगा स्ट्रेंथ को, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन रेग्रेशन जो है, रेग्रेशन मेजर करता है आपका क्या, रेग्रेशन मेजर नहीं करता, रेग्रेशन आपको बताता है, प्रेडिक्ट करता है, रेग्रेशन प्रेडिक्ट करता है वेरिएबल के वैल्यू को, ठीक है, वेरिएबल के वैल्यू को, ठीक है। ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए, आर क्या मेजर करेगा, रेग्रेशन क्या मेजर करेगा, सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं, when ratio of variation in the related variable is constant, it is called, इसे क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर वेरिएशन कहते हैं।
ठीक है। ये वेरिएबल एक्स एंड वाई इंक्रीज और डिक्रीज साइमल्टेनियसली। तो बताइए यदि एक्स और वाई एक साथ ही डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो आर क्या होगा हमारा, आर पॉजिटिव होगा। ठीक है। यदि मान लीजिए कि स्कैटर डायग्राम पे जो पॉइंट्स हैं, इफ द पॉइंट ऑन स्कैटर डायग्राम इंडिकेट दैट वन वेरिएबल इंक्रीजेस तो अदर वेरिएबल विल टेंड टू डिक्रीज, मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो इससे इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ द पॉइंट ऑन स्कैटर डायग्राम सो नो टेंडेंसी, ना कोई टेंडेंसी नहीं है तो आर का वैल्यू 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू सीरीज मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन देन वेरिएशन इन द वैल्यू आर पॉजिटिव, इसे क्या कहेंगे, यदि रिवर्स डायरेक्शन मूव कर रहा है तो इसे कह देंगे नेगेटिव कोरिलेशन। क्वेश्चन है, इन अ टाइम सीरीज डाटा इज कलेक्टेड एंड रिकॉर्डेड एट, टाइम डाटा को कब कलेक्ट करते हैं, तो डाटा को ईयरली, मंथली, रेगुलर या रैंडम, तो रेगुलर होता है। ठीक है। टाइम सीरीज में क्या होता है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, तो इसलिए रेगुलर वर्ड है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर वेरिएशन दैट इज मेंटेन टाइम टेबल, तो देखिए ट्रेंड, साइक्लिकल, इरेगुलर होता है, ट्रेंड होता है, प्रेडिक्टेबल, ये नहीं होता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं, सीजनल कंपोनेंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड आर रेगुलर रिपीटेड पैटर्न और लॉन्ग रन ऑफ ऑब्जर्वेशन। बताइए तो सीजनल कंपोनेंट होता है वो लॉन्ग रन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है। और वो हमेशा क्या होता है, रेगुलर रिपीटेड पैटर्न होता है। याद होगा आपको, सीजनल पैटर्न जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो कैसे कुछ इस प्रकार का पैटर्न आता है, याद कीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ट्रेंड लाइन है, तो ऐसा सीजनल पैटर्न ऐसे करके ये कुछ इस प्रकार का आएगा, सीजन में बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा सीजनल पैटर्न है, तो ये हमेशा रेगुलर होगा और रिपीटेड लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नॉर्मली गेट मोर केसेस इन फ्लू इन द विंटर सीजन, तो ये कैसा एग्जांपल है, तो ये जो एग्जांपल है वो हमारा है सीजनल इंडेक्स का, सीजनल वेरिएशन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल मूवमेंट परसिस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड, तो लॉन्ग पीरियड के लिए हमेशा जब भी रहेगा तो हमेशा सेकुलर ट्रेंड होता है। ठीक है। आगे, विच वेरिएशन डज मूविंग एवरेज मेथड एलिमिनेट, तो मूविंग एवरेज मेथड किस वेरिएशन को एलिमिनेट करता है, बताइए, तो सीजनल वेरिएशन को एलिमिनेट करता है। ठीक है। डिप्रेशन इज बिजनेस, अभी हम लोगों ने मूविंग एवरेज देखा था ना, याद होगा। डिप्रेशन जो होता है दोस्तों बिजनेस में वो कैसा होता है, तो साइक्लिकल वेरिएशन होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो हमारा बिजनेस साइकिल होता है वो साइक्लिकल वेरिएशन का एक टाइप है। ठीक है। आगे देखते हैं, द जनरल पैटर्न ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन इकोनॉमिक्स और सोशल फिनोमेना इज शोन बाय, तो देखिए इसमें ये होता है हमारा सेकुलर ट्रेंड, क्या होगा इसका, सेकुलर ट्रेंड, सॉरी इसका होगा हमारा साइक्लिकल वेरिएशन। देखिए इकोनॉमिक्स में जो डिक्रीज और इंक्रीज होता है उसके लिए कौन सा मेथड है हमारा, साइक्लिकल वेरिएशन है एप्लीकेबल। ठीक है। आगे देखते हैं, रिमूविंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्चुअल टू मूविंग एवरेज वैल्यू एंड कंप्यूटिंग सीजनल इंडेक्स फॉर द एनुअल। अब देखिए, अब हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम लोग हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को रिमूव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि जो हमारे पास एक्सट्रीम साइक्लिकल वेरिएशन है, जो सेकुलर ट्रेंड है, जो सीजनल वेरिएशन है, उन सभी को रिमूव कर सकें। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सॉरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एक्सट्रीम साइक्लिकल वेरिएशन को रिमूव करना है, सेकुलर ट्रेंड को नहीं, सेकुलर वेरिएशन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम साइक्लिकल वेरिएशन है उसे रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज इन प्राइस बिफोर ईद से पहले प्राइस का बढ़ना, तो ये कैसा ट्रेंड है, तो ये हमारा सीजनल ट्रेंड है। ठीक है। नेक्स्ट है, द रिपीटेटिव मूवमेंट अराउंड ट्रेंड लाइन इन 4 मंथ पीरियड इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय, तो 4 मंथ पीरियड में जो ट्रेंड लाइन का मूवमेंट है उसको कैसे बेस्ड है, तो सीजनल से करते हैं, सीजनल वेरिएशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री increases steadily over a period of 7 years. However, the increase in various years are not equal. The increase in the second and third year are less than the fourth year. तो ये कैसा होगा, तो ये सेकुलर ट्रेंड होगा। नेक्स्ट है, एक टूरिस्ट रिजॉर्ट जो कि हिली स्टेशन हिली में लोकेटेड है, तो रूम ऑक्यूपेंसी है वो बढ़ता है मार्च से जून में, फिर अक्टूबर तक घट जाता है और फिर बढ़ता है फरवरी तक। तो ये कैसा ट्रेंड, तो ये सीजनल ट्रेंड है। ठीक है। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी, रेसिशन एंड डिप्रेशन इन अ बिजनेस साइकिल, तो ये फिर से वही बात है कि जो बिजनेस साइकिल होता है हमेशा साइक्लिकल ट्रेंड का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट टू स्टडी द सेकुलर ट्रेंड, आखिर सेकुलर ट्रेंड हम लोग क्यों स्टडी करें। पहला, हिस्टोरिकल पैटर्न कैन बी डिस्क्राइब, बिल्कुल सही। फ्यूचर चेंजेस कैन बी प्रेडिक्टेड, बिल्कुल सही। ट्रेंड कंपोनेंट एंड सीजनल कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड, बिल्कुल सही। लेकिन एक्चुअली एक्यूरेट प्रेडिक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 ऑल, 1 2 3 ओनली। ठीक है। आगे, साइक्लिकल वेरिएशन एज अ कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज काइंड्स टू oscillate above and below the secular trend line for how much period, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो साइक्लिकल वेरिएशन होता है वो क्या होता है, लॉन्गर देन 1 ईयर का होता है। ठीक है। सेकुलर ट्रेंड से 1 से ज़्यादा साल के लिए होता है, और जो सीजनल वेरिएशन होता है वो 1 साल से कम का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है नंबर ऑफ शिप्स के बारे में कि 2015 में कितना शिप हार्बर पे लोड किया गया था, 98, 16 में 104, 17 में, तो देखिए बढ़ रहा है, 98 से 114, 104 के बाद 115, 118, 131, पैसे करके बढ़ते जा रहा है ये। ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं कि कैसा वेरिएशन है दोस्तों, ये वेरिएशन जो है हमेशा सेकुलर ट्रेंड होता है। जब ये बढ़ता है तो क्या होता है दोस्तों, हमारा सेकुलर ट्रेंड होता है।
ठीक है। अब देखिए पाराबोलिक कर्व का इक्वेशन क्या होता है, पाराबोलिक कर्व का इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम सीरीज में क्या कह रहा है कि रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड द डिग्री ऑफ वेरिएशन इज मेजर्ड बाय। तो डिग्री ऑफ वेरिएशन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं मूविंग टू एवरेज मेथड में? दोस्तों डिग्री ऑफ वेरिएशन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो उसको हम लोग मेजर करते हैं वेरिएशन अवे फ्रॉम द बेस, वेरिएशन अवे फ्रॉम द बेस, ठीक है। टू मेजर द सीजनल वेरिएशन अंडर टाइम सीरीज डैश इज आर रिक्वायर्ड। तो सीजनल वेरिएशन को मेजर करने के लिए किस मेथड की रिक्वायरमेंट होती है? रेसिडुअल, सीजनल, इरेगुलर या एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों सीजनल वेरिएशन के रिक्वायरमेंट के लिए हमें सीजनल इंडेक्सेस की यूज होती है, एसआई का यूज होता है दोस्तों, ठीक है। अंडर सीजनल वेरिएशन द टाइम सीरीज डिसनलाइज कैसे करते हैं? तो एक्चुअल वैल्यू को हम लोग सीजनल इंडेक्स से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डिवाइड करते हैं दोस्तों, सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं करते हैं। अब देखिए टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में सीजनल इंडेक्स दिया हुआ है पहला 2-3 क्वार्टर का इतना 0.80, 0.90, 0.195। तो आप क्या कर सकते हैं फोर्थ क्वार्टर के बारे में? देखिए जो हमारे पास सीजनल इंडेक्स का वैल्यू होगा ना वो 1 के, वो सम जो होता है 1 के बराबर होता है, ये आपको पता है। तो आपको देखिए 0.80, 0.90, 0.95 सबको जोड़ दीजिए तो कितना मिलेगा आपको बताइए? 5987 98987 वो 4 के बराबर होगा दोस्तों, 4 के बराबर, नॉट 1 के बराबर। किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। तो 8 9 17, 17 9 26, 26, तो 2.65 है। तो 4 में से 2.65 माइनस कर दीजिए तो आपको कितना मिलेगा? 1.35 मिलेगा ना। तो ये देखिए 1.35 जो है चौथा क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स होगा। तो यदि 3 क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स पता है तो आप चौथा क्वार्टर का निकाल सकते हैं दोस्तों। ये हमेशा क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। आगे सीजनल वेरिएशन जो होता है वो क्या होता है? रिपीटेटिव, प्रेडिक्टेबल। तो दोस्तों सीजनल वेरिएशन रिपीटेटिव होता है, ठीक है, प्रेडिक्टेबल भी होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब देखिए ये हमारे पास मैकमिलन बुक का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ का है? मैकमिलन बुक का। तो मैकमिलन बुक का क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए इसको मैं समझाता हूँ। आपसे क्या कहा गया है कि हर एक साल का सीजनल इंडेक्स निकालो, ठीक है। देखिए ये डाटा दिया हुआ है 98, 99, 2000, 2001। स्प्रिंग का दिया हुआ है, समर का दिया हुआ है, फॉल, विंटर। देखिए क्वार्टर का पूछता तो अलग तरीके से निकलता, लेकिन यहाँ ईयर का पूछा है। ईयर का पूछा है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो डाटा दी गई है 87, 106, 86, 125, तो इसको क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेगा तो 404, 405, 404, 404 मिलेगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेगा? एवरेज निकाल लीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, इसका एवरेज निकलेगा ऐसे, ठीक है। और एवरेज निकालने के बाद क्या करते हैं दोस्तों? ए एवरेज जो है निकला है, ठीक है, उसको डिवाइड कर लेते हैं किससे? सम से, ठीक है। देखिए ए बाई डबल ए एक्चुअल वैल्यू जो है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो हमें सीजनल इंडेक्स मिल जाएगा हर एक ईयर का। तो वो कितना मिलेगा? 99.94, 10 ये सब मिल गया आपको, ठीक है। तो यही है हमारा सीजनल इंडेक्स, ये सब जो वैल्यू है ये सब क्या है? सीजनल इंडेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि वाई सी ए इक्वल टू बी एक्स है, तो बी पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसा ट्रेंड है? तो बी यदि पॉजिटिव है दोस्तों तो ये हमारा राइजिंग ट्रेंड होता है। कैसा ट्रेंड होता है ये हमारा? दिस इज राइजिंग ट्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। 28 में इरेगुलर वेरिएबल नॉट रिपीट विद डेफिनेट, तो ये होगा ऑल द पैटर्न आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, ये भी हमारे बुक से लिया गया क्वेश्चन है। टाइम सीरीज डाटा 9 साल के लिए दिया हुआ है। सेल ऑफ टेबल बाय फर्नीचर मार्ट, तो वो देखिए 175, 1993 में 175 सेल हुआ, फिर 1994 में 90, 2001 में 2005। तो आपको लीनियर इक्वेशन डिस्क्राइब करना है जो कि स्टैंडर्ड ऑफ सेल को डिस्क्राइब करे और फोरकास्ट बताना है 2003 का फोरकास्ट कितना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों जो केस स्टडी पूछा जाएगा वो भी आपको इसी कंसेप्ट में पूछा जाएगा, तो कंसेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। सेक्युलर ट्रेंड का क्वेश्चन है, सेक्युलर ट्रेंड का क्वेश्चन को ऐसे मेथड को अप्लाई करते हैं बताइए। सेक्युलर ट्रेंड के लिए हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करेंगे। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करने के लिए क्या कीजिए? टेबल बनाइए। देखिए आपके सामने मैंने टेबल बनाया है, पहला कॉलम लिया है हमने ईयर, ठीक है। आप एक बार खुद से एक बार ट्राई कीजिए, फिर से मेरा आंसर देखिए तभी आप समझ पाएंगे। यदि खाली आंसर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखिए ईयर लिया है, उसके बाद हम लोगों ने एक कॉलम मीन का लिया है, फिर एक कॉलम लिया एक्स इक्वल टू ईयर माइनस मीन ईयर, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो ईयर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑड है तो बीच वाला आपका 97 वाला हो जाएगा मीन, ठीक है, ये मीन हो गया।
आप सबको गिरा दीजिए मीन से, तो आपको एक अलग कॉलम मिल जाएगा। ये करना आसान है, ठीक है। मैंने बताया था कि मीन निकाल के जल्दी बन जाता है प्रॉब्लम, और डाटा भी छोटा छोटा आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेल दिया हुआ है आपको हर एक साल का, ये जल्दी लिख लीजिए। अब एक कॉलम बनाइए एक्स वाई का, एक कॉलम बनाइए एक्स स्क्वायर का। अब आपको क्या निकालना है, ट्रेंड लाइन बनाना है, ठीक है। सबको जोड़ जाड़ के रख लीजिए, समेसन निकाल लीजिए, यहाँ भी समेसन, यहाँ भी समेसन, ठीक है, यहाँ भी समेसन, तो जीरो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों आपके पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। देखिए इसको मैंने नीचे बताता हूँ आपको, देखिए y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन है ना, ठीक है। तो दोस्तों और एक तो ये इक्वेशन है, तो यहाँ से b का फॉर्मूला क्या होता है, समेसन एक्स वाई माइनस एन टाइम एक्स वाई अपन समेसन, ये सब जीरो हो गया, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा समेसन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। समेसन एक्स वाई कितना निकला 119, समेसन एक्स वाई कितना निकला 60, तो 1.98। अब 1.98 मिल गया, ये निकालने के लिए इस फॉर्मूले पुट करिए वाई बार माइनस बी टाइम एक्स बार, ये जीरो हो गया, ठीक है। तो ये वाई बार हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई बार कितना है 189.1। देखिए वाई बार निकालना है हम लोगों ने ऊपर, वाई बार यानी कि आपका सेल का मीन, मीन निकालिएगा तो कितना मिलेगा आपको 199 समथिंग, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 189.1, ठीक है दोस्तों। तो आपने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, तो आपको ट्रेंड वैल्यू मिल गया। आपको 2003 की 2013 2003 का पूछा है ना, 2003 के लिए पहले मीन निकाल लीजिए, 2003 में से 97 निकाला तो 6 आ जाएगा, 6 पुट कर दिए, आंसर मिल जाएगा 201। देखिए कितना आसान है, आप स्टेप समझते हैं तो आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। इसी मेथड को हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो एक हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड देखा, एक हमने मूविंग एवरेज मेथड देखा, फिर हम लोगों ने एक रेगुलर सेकुलर उसके लिए देखा था, साइक्लिकल के लिए क्या देखा था, याद कीजिए रेसिडुअल मेथड देखा था। ये 3 मेथड हम लोगों ने देखा है, डिसोसिएशन भी समझा है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 30 है, हमारे बुक का दिया गया है। एक गैस कंपनी है, उसने कुकिंग गैस सप्लाई किया है सिटी में। इसने 18, 20, 21, 25 और 26 लाख क्यूबिक फीट गैस सप्लाई किया 1996 से 2000 में। 96 में इतना था, 2000 में इतना था, ठीक है। आपको लीनियर इक्वेशन बताना है, फिर परसेंटेज ऑफ ट्रेंड बताना है, रिलेटिव साइक्लिक रेशियो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे साइक्लिकल ट्रेंड है, ठीक है, साइक्लिकल ट्रेंड है, तो ये सेकुलर ट्रेंड नहीं है हमारा, क्योंकि आपको यहाँ पे ये टर्म से पता चल जाएगा, रिलेटिव साइकिल रेसिडुअल टर्म से पता चल रहा है। तो दोस्तों साइक्लिकल ट्रेंड है तो कोई मतलब नहीं है, बात तो वही है। पहले हम लोग लीनियर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लीनियर ट्रेंड को ड्रॉ करेंगे, तो फिर से वही टेबल बनाइए आप। सबसे पहला काम तो आप बताएंगे ना कि हमारा ट्रेंड लाइन क्या है, टेबल बनाइए। तो कितना साल है, 1 2 3 4 5, फिर से ऑड है, तो मीन आपका 98 हो जाएगा। तो एक एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ये सब आपका वाई का वैल्यू सेल है आपका, एक्स वाई एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा, ये एक ट्रेंड लाइन का आपका इक्वेशन है। बी निकालने के लिए आपका समेसन एक्स वाई अपन समेसन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समेसन एक्स वाई कितना निकला है बताइए, तो समेसन एक्स वाई जो मिला है वो मिला है 21, और समेसन एक्स वाई कितना मिला है 10, तो बी कितना मिलेगा 2.1। ये निकालने के लिए वाई बार कितना है आपका, 110 को आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, 110 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, तो 22 हो जाएगा। तो वही हमारा 22 हो जाएगा, एक्स तो 0 है, ए हमारा 22 मिला और बी हमारा मिला 2.1। तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 22 प्लस 2.1x। ये देखिए ये जो वैल्यू मिला है ये हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये क्या है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू। तो ये अब जो हम लोग एक्सपेक्टेड y लिखे हैं यहाँ पे, ये जो 21.62 लिखे, ये कैसे लिखे, देखिए x कितना है -2 है ना, तो इसे पुट कीजिए 22 प्लस 2.1 टाइम्स -2, ठीक है। पहले केस में जो y का वैल्यू मिला, x का वैल्यू निकला है वो मिला है हमारे -2। एक मिनट रुकिए जरा, y का मीन निकालिए, तो 110 को यदि आप 5 से भागा देते हैं तो 22 होगा, बिल्कुल सही, ये तो 22 हो गया। b निकालने के लिए समेसन एक्स वाई 2.1, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो b का वैल्यू हमें मिल रहा है समेसन एक्स वाई अपॉन ये 21 पॉइंट, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगा पहले केस में वो मिलेगा 21.62। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए मिलेगा 21.81, फिर 22.0 किस लिए मिलेगा कि एक्स का वैल्यू 0 है। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको मिल जाएगा जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा कितना, अब देखिए 22.22 प्लस 2.1, ठीक है। तो इसके लिए एक्स का वैल्यू है आपका 1, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू यदि 1 लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 22.19, ठीक है।
ये 0.19 आएगा। उसके बाद अगले में आएगा ये। तो दोस्तों ये हमारा एक्सपेक्टेड वाई है। परसेंटेज निकालने के लिए एक्चुअल वाई डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड वाई। तो एक्चुअल वाई कितना है, एक्चुअल वाई है 18 डिवाइडेड बाई 21.262, आपको मिल जाएगा 83.26। फिर 20 डिवाइडेड बाई 21.81 91.0। तो हर एक वाई को उसके वाई बार से डिवाइड करिए, वाई बार होता है दोस्तों, ठीक है। डिवाइड के लिए परसेंटेज मिल जाएगा। और रिलेटिव साइक्लोइड के लिए वाई माइनस वाई बार अपॉन वाई बार। जैसे इस केस में देखिए वाई कितना है हमारा 18, वाई बार कितना है हमारा 21.62 अपॉन 21.62 इंटू 100। तो ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा वैल्यूज़। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव साइकिल रिजल्ट को निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमारा डाटा दिया गया है सोलर होम बिल्ड किया गया है रीजन में लास्ट 7 मंथ में, वो दिया हुआ है। तो देखिए ये जो डाटा है तो आपको लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना है और सेकेंड डिग्री इक्वेशन को प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो देखिए साल को काउंट कीजिए, तो साल जो है हमारे पास वो ऑड है कि इवन है, देखिए ये ऑड है तो मीन आसानी से निकल जाएगा। तो एक कॉलम यहाँ बढ़ जाएगा, एक्स वाई एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, उसमें आप एक्स टू पावर 4 भी लीजिए और एक्स एक्स स्क्वायर वाई भी लीजिए। ये दो कॉलम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कॉलम आप ऐड कर लीजिए और दोस्तों उसके बाद सबका मीन ये समेशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हमारे पास पैराबोलिक कर्व होता है तो उस केस में हमारा इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, यही इक्वेशन होता है ना। y इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वेशन होता है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, उस केस में पहला जो इक्वेशन हमारे पास आता है वो समेशन ऑफ y इक्वल टू ए एन प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर आता है। इसको यूज़ कीजिए, एक पहला इक्वेशन बनाइए। तो दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए क्या कीजिएगा, दूसरा इक्वेशन में एक्स बार तो हमारा 0 ही रहेगा, समेशन एक्स बार समेशन एक्स स्क्वायर होगा, तो बी वहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन मिलेगा समेशन एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ए टाइम समेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी टाइम समेशन एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो दोस्तों आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ए और सी निकाल सकते हैं। ए और सी मिलेगा आपको इतना, पुट कर दीजिए इसमें ए बी सी, आपको इक्वेशन मिल जाएगा पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिपार्टमेंटल स्टोर इज स्पेंडिंग इन मार्केट से ड्यूरिंग द पास्ट 7 ईयर। आपको लीनियर इक्वेशन बताना है, परसेंटेज चेंज बताना है, रिलेटिव साइकिल रिजल्ट बताना है। तो दोस्तों देखिए डाटा को देखिए, आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो फिर से वही काम करना है हमें, ईयर निकालिए। अब यहाँ पे फिर से देखिए मीन, यहाँ फिर से ऑड है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो मीन मिल गया, फिर एक्स निकल गया, वाई निकल गया, एक्स वाई निकल गया, एक्स वाई निकल गया, ए भी मिल जाएगा आपको, ए भी मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सपेक्टेड वाई निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए निकाला है मैंने, ए मिला है कितना 32.87, बी कितना मिला है 0.77, तो वाई प्लस वाई को ले प्लस बी एक्स इक्वेशन है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एक्स का वैल्यू पुट करते जाइए तो एक्सपेक्टेड वाई मिलेगा। तो यहाँ उसका क्या कीजिए, परसेंट ऑफ ट्रेंड निकालने के लिए ये निकाल लीजिए और फिर फ्लक्चुएशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, होपफुली आपने लेसन एंजॉय किया होगा। मैंने हर एक तरह के क्वेश्चन को आपको समझाया है जो कि इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। यदि आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि लेसन आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। दो ब्रांचेस कौन कौन सा है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का जो दो ब्रांच है उसमें पहले ब्रांच का नाम है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर और जो दूसरा ब्रांच है उसका नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो ऑप्शन नंबर वन इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एस्टिमेट। तो एस्टिमेट का टाइप हमने देखा था, दो टाइप ऑफ एस्टिमेट होता है, एक होता है पॉइंट एस्टिमेट और एक होता है हमारा इंटरवल एस्टिमेट। ये रेंज के बारे में पता नहीं और जनरल के बारे में पता नहीं, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा 1 and 2 ओनली। सो पॉइंट एस्टिमेट एंड इंटरवल एस्टिमेट दो तरह के हमारे एस्टिमेट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि आपको 10 टॉसेस, देखिए एक कॉइन है इसको 10 बार टॉस किया गया, ठीक है, और इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार है, पहले बार हेड आया, दूसरे बार टेल आया, तीसरे बार टेल आया, फिर हिट टेल आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया। तो आपके पास 10 रिजल्ट्स हैं। आपको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, किस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालना है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या निकालना है, आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना है अपने एस्टिमेट का। तो देखिए दो क्वेश्चन है, पहले केस में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को एस्टिमेट करना है और दूसरे केस में आपको इसी एस्टिमेट का स्टैंडर्ड एरर निकालना है। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्रोबेबिलिटी निकालना आपको आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जरा आप देख के बताइए इस केस में फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, हेड आने का प्रोबेबिलिटी। अब जरा देखिए 10 बार में 10 टॉस में कितना बार हेड आया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो आप 3 को लिख दीजिए नंबरेटर में। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताइए। तो हमारे पास 10 टॉसेस है ना, तो 10 आउटकम है, तो ये हो जाएगा बाई 10। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 0.3 आ गया ना। चलिए प्रोबेबिलिटी तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसी का स्टैंडर्ड एरर निकालना है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो हमारा है प्रोपोर्शन वाला, समझ रहे हैं, प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपको एक शायद बताना भूल गया, प्रोपोर्शन वाले केस में जो फॉर्मूलाज होता है उसको मैं एक बार बता देता हूँ आपको। शायद मैंने पिछले स्लाइड में बताना भूल गया था, एक बार मैं अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि 2-3 फॉर्मूला है प्रोपोर्शन से रिलेटेड भी जो कि आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है एन का। एन होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, जैसा कि इस केस में हमारा 10 है ना। 10 बार हम लोग टॉस कर रहे हैं कॉइन को, तो इसीलिए हमारा जो एन है 10 है। उसके बाद पी होता है दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो जैसे उस केस में हेड आया, कितना बार हेड आया, 3 बार हेड आया, सक्सेस हो गया हमारा 3। क्यू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो जैसे उस केस में हमारे पास 7 बार टेल आया था, तो हेड नहीं आया ना 7 बार, तो फेल हो गया हम लोग। तो कितना 7 बार हमारा ये हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इस केस में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मीन होता है दोस्तों, तो हमारा जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोपोर्शन का, उसका जो मीन होता है जिसको हम लोग म्यूपी से नोट करते हैं, वो होता है हमारा पी। और दोस्तों हमारा जो स्टैंडर्ड एरर होता है, एक और टर्म है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर जो होता है दोस्तों वो होता है √PQ/n। तो ये 3-4 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये हमारा प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, प्रोपोर्शन। चलिए आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं दोस्तों। अब देखिए आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना गया है। सबसे पहली बात आप ये बताइए कि हमारा यहाँ पे ये पी तो निकल गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना होगा 0.7। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला कितना होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है √PQ/n। तो p की जगह लिख दीजिए 0.3, q की जगह लिख दीजिए 0.7 और n कितना है हमारा 10। इसे आप कैलकुलेट कीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 0.21/10। दोस्तों यदि आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो आएगा वो आपको मिलेगा 0.14। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आ जाएगा 0.3 और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आ जाएगा 0.14। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास 150 लोगों का सर्वे लिया गया एक सिटी में, और उसमें देखा गया कि 50 जो लोग थे वो स्मोकर थे। तो आपको कुछ कैलकुलेशन करना है इस डाटा के बेसिस पर। ठीक है, तो 150 लोग थे टोटल, उसमें से 50 लोग कैसे थे, स्मोकर थे। तो सबसे पहले क्या कहा गया है, आपको एस्टिमेट बताना है पॉपुलेशन प्रपोर्शन का। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, एस्टिमेट कैसे बताइएगा पॉपुलेशन प्रपोर्शन का, बहुत ही सिंपल है। देखिए एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन बताना है ना, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जब एस्टिमेट के बारे में बात किया जा रहा है तो कौन सा एस्टिमेट, पॉइंट एस्टिमेट या इंटरवल एस्टिमेट, जरा ऑप्शन को देखिए बताइए। तो आप तो सिंगल वैल्यू दिख रहा है ना आपको, तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट एस्टिमेट है। और दोस्तों पॉइंट एस्टिमेट के बारे में आपको बता दूं, जब भी हमारा पॉपुलेशन प्रपोर्शन होगा, ठीक है, तो उसमें बात ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट एस्टिमेट होता है, ठीक है, तो जो पॉइंट एस्टिमेट होता है वो क्या होता है, वो देखिए जो हमारा सैंपल का प्रोपोर्शन है वही हमारा पॉइंट एस्टिमेट होता है। ठीक है, तो सैंपल का आपको प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, सो याद रखिएगा सैंपल प्रोपोर्शन ठीक है इज द कन्वीनियंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन। बस ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो जरा इस क्वेश्चन में आप आ जाइए, इस क्वेश्चन में देखिए 150 लोग हैं, उसमें से 50 आपके स्मोकर हैं। आपको बताना है कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का एस्टिमेट बताना है। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का एस्टिमेट क्या होगा, तो जो हमारा सैंपल प्रोपोर्शन होगा। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे 50 स्मोकर हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालना आता है ना आपको,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर आउटकम कितना है हमारा 150, और फेवरेबल आउटकम कितना, यानी कितने स्मोकर्स हैं, 50 स्मोकर्स हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 यानी 0.333, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? कैसे हम लोगों ने एस्टिमेट निकाला? तो आपको करना क्या है, आपने जो सैंपल लिया है उसका आप प्रोपोर्शन निकाल, उसका आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, वही हमारा पॉपुलेशन का भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? उसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको स्टैंडर्ड एरर बताना है प्रोपोर्शन का, पॉपुलेशन का। तो दोस्तों स्टैंडर्ड एरर पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, √PQ/N। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसको एक और चीज़ हमें ऐड करना पड़ेगा, वो ये है दोस्तों, हाँ, अब देखिए √PQ/N है। अब Q को आप Q कैसे निकालेंगे? तो P तो आपको पता है 0.3333, अभी आपने निकाला है ना P 0.3333, तो Q कैसे निकलता है बताइए? तो P यदि हमारा 0.3333 है, तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0.67 आएगा ना। ठीक है, तो दोस्तों आपको यदि इस फॉर्मूले में पुट करना है तो आप क्या पुट करेंगे, 0.33 इंटू 0.67 अपॉन 150 लोग हैं। एन का वैल्यू कितना है हमारा, एन का वैल्यू 150 है। तो दोस्तों आप यदि इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.0385। कितना मिलेगा, 0.0385। तो फ्रेंड्स ऑप्शन को जरा देखिए, ऑप्शन नंबर सी में तो यही कहा गया है ना कि हमारा जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ पॉपुलेशन होगा वो हो जाएगा 0.0385। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए आगे देखते हैं। आगे पूछा गया है कि बाइनोमियल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन पूछा गया है। देखिए इससे पिछले क्वेश्चन में हमसे स्टैंडर्ड एरर पूछा गया था, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। तो दोस्तों आप जरा ये बताइए कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, हाँ ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है उसे भी आप नोट कर लीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका दो फॉर्मूला है जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी बुक में दे रखा है ये। आप मैकमिलन बुक देखेंगे तो आपको बुक में दिया होगा, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको दोस्तों आपको करना क्या है कि मेरे टेलीग्राम लिंक के साथ जुड़ जाइए। मैं आपको टेलीग्राम लिंक में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं उस चैप्टर से, उसका मैं आपको एक समरी दे देता हूँ, तो वहाँ से आपको फॉर्मूलेज भी क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको मीन पता होना चाहिए। तो उसका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, मीन जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, वो होता है एन इंटू पी। ठीक है, और यदि हम लोग सिग्मा बात करें, सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें दोस्तों, इफ वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, इसका फॉर्मूला होता है एन टाइम्स पी टाइम्स क्यू। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मीन का फॉर्मूला है एन टाइम्स पी और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है एन टाइम्स पी टाइम्स क्यू। अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, एन टाइम्स पी टाइम्स क्यू होगा, यही तो होगा। एन कितना है हमारा बताइए, इस केस में एन है 150, पी कितना है हमारा, पी हमने निकाला है 0.3333, ठीक है, और क्यू कितना है हमारा 0.67। तो आप इसे यदि कैलकुलेट करेंगे, इफ यू कैलकुलेट दिस वैल्यूज यू विल गेट 5.77। कितना मिलेगा आपको, 5.77 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल बताना है पॉपुलेशन प्रपोर्शन का। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक रेंज बताना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल बात किया गया ना, यू हैव टू कैलकुलेट द रेंज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप जरा आप जेड टेबल को यूज कीजिए। जेड टेबल देखिए और ये हमको बताइए कि 95% के कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू कितना होता है। ठीक है, जेड वैल्यू आप देखिएगा ना तो 1.96 मिलेगा आपको। आपको देखना आता है ना, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कैसे हम जेड टेबल का यूज करके जेड वैल्यू निकालते हैं, तो वही तो यूज करना है आपको। तो फ्रेंड्स जब हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं तो इसका एक दो लिमिट होता है, एक को कहते हैं अपर कॉन्फिडेंस लिमिट और एक को कहते हैं लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट। अपर कॉन्फिडेंस लिमिट निकालने के लिए एक्स बार प्लस माइनस जेड टाइम सिग्मा का यूज करेंगे, और लोअर कॉन्फिडेंस लेवल निकालने के लिए प्लस माइनस नहीं, खाली प्लस होगा। क्या होगा, केवल प्लस होगा। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, वेट, ये नहीं हो रहा है,
हाँ, तो देखिए मेज हो गया, तो एक्स बार माइनस जेड टाइम्स सिग्मा करेंगे लोअर इंटरवल निकालने के लिए। अब आप पूछेंगे एक्स बार क्या है, तो एक्स बार है हमारा मीन, ठीक है। तो मीन क्या है इस केस में, तो ये देखिए दिया हुआ है, तो आपको मीन है, मीन क्या है बताइए। देखिए मीन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एक्स बार जो होता है वो पी के बराबर होता है, बताया था ना। और जो हमारा सिग्मा एक्स बार होता है वो होता है अंडर रूट पी क्यू अपॉन एन। तो एक्स बार की जगह आप क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। और जेड हमारा कितना है 1.96 है, और सिग्मा कितना है हमारा, सिग्मा अभी हमने निकाला है ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, देखिए निकाला है सिग्मा, यही तो है 5.77, ठीक है। सॉरी, ये सिग्मा जो होता है दोस्तों स्टैंडर्ड एरर, सिग्मा एक्स बार लिखिए, सिग्मा मत लिखिए तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये सिग्मा एक्स बार होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड एरर निकाला है ना उस पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ निकाला है 0.0385, तो उसे पुट करेंगे, ठीक है दोस्तों। पी भी निकाल लिया, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, और ये परफेक्ट केस स्टडी है, ठीक है। पी हमने कितना निकाला था, देखिए पी कितना निकाला था हमने, पी निकाला 0.3333, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है, 0.3333 प्लस सिग्मा टाइम्स जेड, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.4088, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा अपर यूसीएल है, यदि एलसीएल निकालना है तो पी माइनस जेड टाइम्स सिग्मा लिखना है। जेड हमारा 1.96 है, सिग्मा हमारा 0.0385 है, ये आपको मिल जाएगा 0.2578, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आप यदि ऑप्शन को मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, मैं आपको फिर से स्टेप बता दूं। देखिए जब भी हमारा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होगा, जब भी हमारा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। वो 2-3 बात क्या है, सबसे पहले मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी पी निकालना है। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी निकालना आता है आपको तो एक्स बार हो जाएगा हमारा। म्यू निकालना है, सॉरी यदि आपको सिग्मा एक्स बार निकालना है, ठीक है, सिग्मा एक्स बार निकालने के लिए रूट पी क्यू अपॉन एन यूज करना है। ये ध्यान रखिएगा कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए फॉर्मूला है, यदि फाइनाइट पॉपुलेशन होगा तो रूट पी क्यू अपॉन एन अंडर ब्रैकेट एन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन लेना पड़ेगा। ये किस केस में होता है, फाइनाइट पॉपुलेशन वाले केस में। चलिए सिग्मा एक्स बार निकाल लिया, अभी आपको हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने पूछता है, तो याद रखिएगा पी क्यू एन, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। यूसीएल आप जानते ही हैं, यूसीएल होता है एक्स बार प्लस माइनस जेड टाइम्स सिग्मा एक्स बार, ठीक है। एलसीएल जानते ही हैं, एक्स बार माइनस जेड टाइम्स सिग्मा एक्स बार। तो बस ये 4-5 फॉर्मूले को ध्यान रखना है, आप पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, सब कुछ वही रहेगा, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि 99% के लिए जो जेड वैल्यू आता है ना वो 2.58 आता है, ये कॉमनली यूज है, इसलिए 3 चीज़ को याद रख सकते हैं। 99 के लिए 2.58, 95 के लिए 1.96 और 90 के लिए 1.645, ये कॉमनली यूज होता है ये 3 चीज़। सो यू नीड टू रिमेंबर इट, अदरवाइज आप निश्चिंत रहिए एग्जामिनेशन में जो आपका क्वेश्चन होता है ना उसमें जेड का वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है, उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, द वैल्यू ऑफ जेड विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। सो corresponding to 90%, द जेड वैल्यू इज 1.645, 95% जेड वैल्यू इज 1.96 और 99% के लिए है 2.58, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस केस में 99% कहा गया है तो आप 2.58 ले लीजिए, ठीक है। पी आपको पता ही है 0.3333 और सिग्मा एक्स बार हमने निकाला ही है, तो पुट कीजिएगा तो एक अपर लिमिट मिलेगा, एक लोअर लिमिट मिलेगा और ऑप्शन मिला लीजिए तो वही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ एन इनसफिशिएंट। ये मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि इंटरवल एस्टिमेट को यूज करें, पॉइंट एस्टिमेट को यूज करना नहीं चाहते हैं, क्यों। तो देखिए पहला है डिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एस्टिमेट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द करेक्ट सिंगल एस्टिमेट, सी कह रहा है बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड द एक्सटेंट ऑफ एरर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। पॉइंट एस्टिमेट से क्या होता है कि हमें एरर का एक्सटेंट नहीं पता चलता, एरर पता ही नहीं चलता है। हम एक सिंगल वैल्यू यदि ले लें, एरर पता चलेगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो हमें एरर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है यदि हम लोग पॉइंट एस्टिमेट लेते हैं, तो दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट वी एसोसिएट विद द इंटरवल एस्टिमेट इज कॉल्ड। बताइए जो इंटरवल एस्टिमेट है उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी हम एसोसिएट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। ये मैंने आपको बताया है, उसे क्या कहा जाता है? सीएल कहलाता है। तो सीएल हमने 3 सीएल आपको बताया था, 99%, 95% और 90%। 99% के कॉरस्पॉन्डिंग कितना था याद कीजिए, 95 के 1.96 है। 90 का कॉरस्पॉन्डिंग एक को मैंने बताया था कि जैसे जैसे 2.548 याद है, 2.5 ऐसे याद रखिए, 2.548 और 90% में कितना होता है? 1.645। चलिए ये 3 वैल्यू आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। डैश एस्टिमेट इज अ सिंगल नंबर विच इज यूज्ड टू एस्टिमेट द अननोन पॉपुलेशन। बताइए हमने बताया आपको कि 2 तरह के एस्टिमेट होते हैं, एक पॉइंट एस्टिमेट, एक इंटरवल एस्टिमेट। अब कौन सा एस्टिमेट जो कि एक सिंगल नंबर है, इसके थ्रू हम लोग अननोन पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट। जब सिंगल नंबर की बात की जाए तो हमारा पॉइंट एस्टिमेट आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है डैश एस्टिमेट इज रेंज ऑफ वैल्यू। अब देखिए जब रेंज ऑफ वैल्यू की बात की जाए जिससे हम लोग अपना अननोन पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर सके। देखिए इस टॉपिक में हम लोग कर क्या रहे हैं, इस टॉपिक में यही तो कर रहे हैं हम लोग कि हम सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन पैरामीटर को डिसाइड कर रहे हैं। तो सैंपल का जो स्टैटिस्टिक्स होता है, जैसे कि मीन हो गया, जैसे कि आपका सिग्मा एक्स बार हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, एस हो गया, इस बेसिस पे हम लोग म्यू और सिग्मा निकाल रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना। ठीक है, तो दोस्तों आपसे ये पूछा गया कि जब हम लोग रेंज ऑफ वैल्यू को यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट। आगे क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, अ सैंपल स्टैटिस्टिक्स विच इज यूज्ड टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड। अब बताइए वो सैंपल स्टैटिस्टिक्स को क्या कहते हैं इसके थ्रू हम लोग पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं? एस्टिमेट, एस्टिमेटेड, असेसमेंट, प्रोबेबिलिटी। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका एस्टिमेटर। आगे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है द सैंपल मीन इज द एस्टिमेटेड ऑफ पॉपुलेशन मीन। दूसरा द सैंपल प्रोपोर्शन कैन नॉट बी यूज्ड एस्टिमेट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये गलत है। द सैंपल मीन कैन नॉट बी एस्टिमेट, ये भी गलत है। द सैंपल प्रोपोर्शन कैन बी यूज्ड एस्टिमेट पॉपुलेशन, ये गलत है। दोस्तों देखिए सैंपल का मीन ही हमारा पॉपुलेशन का मीन का एस्टिमेटर होता है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ही हमारा पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन का एस्टिमेटर होता है, ये आपको पता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन एस्टिमेट इज अ डैश वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एवरेज वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू, जनरल वैल्यू या स्पेसिफिक वैल्यू। तो दोस्तों ये होता है हमारा स्पेसिफिक वैल्यू। तो कोई भी एस्टिमेट जो होता है वो हमारे स्टैटिस्टिक्स का क्या होता है दोस्तों? स्पेसिफिक वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ गुड एस्टिमेटर। तो एक अच्छा एस्टिमेटर का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? तो पहला है अनबाइस्ड, इफिशियंसी, कंसिस्टेंसी और सफिशियंसी। तो दोस्तों बताइए, मैंने आपको 4 क्राइटेरिया बताया था, किसी भी गुड एस्टिमेटर का 4 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था। तो बताइए कौन कौन सा क्राइटेरिया है। सबसे पहला है अनबाइस्ड, ये तो है, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और सफिशिएंट होना चाहिए। दोस्तों आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। क्या होगा? नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ये चारों के चारों हमारे गुड एस्टिमेटर के क्राइटेरिया हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। इफ इट इज रिपोर्टेड दैट वी आर 90% कॉन्फिडेंस दैट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इनकम ऑफ पीपल इन अ सर्टेन कम्युनिटी विल लाई बिटवीन 10,000 and 24,000, दिस रेंज इज कॉल्ड। अब बताइए लोअर लिमिट कितना है हमारा? 10,000। अपर लिमिट कितना है हमारा? 24,000। तो इस रेंज को क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ टाइटर एंड टाइटर कॉन्फिडेंस इंटरवल इज सेट। बताइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल टाइटर होगा तो हमें क्या मिलेगा? तो मैंने आपको बताया ना कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, अब देखिए जैसे आप एक 90% ले लीजिए कॉन्फिडेंस लेवल को, ठीक है। तो उसके लिए जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो होता है एक्स बार प्लस माइनस कितना होता है? 1.64 टाइम्स सिग्मा एक्स बार। यदि आप 95% लेते हैं तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो होता है एक्स बार प्लस माइनस 1.96 सिग्मा एक्स बार। और यदि आप 99% कॉन्फिडेंस लेवल लेते हैं तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है वो होता है एक्स बार प्लस माइनस 2.58 सिग्मा। आप खुद बता सकते हैं दोस्तों, ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ लिखा है ये है कॉन्फिडेंस लेवल, ये जो वैल्यू मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल। जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं या टाइट कीजिए। टाइट मतलब क्या होता है कि टाइट मतलब कि घटा रहे हैं। जैसे देखिए इफ अ टाइटर, तो जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल घटा रहे हैं तो वैसे वैसे कॉन्फिडेंस लेवल भी घट रहा है ना। समझ रहे हैं बात को? देखिए आपके सामने में एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे 2.58 है, मैंने घटा के 1.96 किया और घटा के 1.64 किया, तो वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी तो घट रहा है।
पहले 99 था, 95 हो गया, फिर 90 हो गया। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, हमें लोअर मिलेगा, लोअर एंड लोअर कॉन्फिडेंस लेवल मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, यदि हम दो स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें, हाँ हमारे पास सैंपल है सेम साइज का, और उससे हम लोग दो स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें और उस बेसिस पे डिसाइड करें कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट एस्टिमेटर है, तो किसे चूज करेंगे आप। तो दोस्तों जहाँ तक बात है हमारा एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैंने आपको बताया था कि बेस्ट एस्टिमेटर कौन सा होगा, जिसका जो है सैंपल से वेरिएंस सबसे कम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एफिशिएंसी में क्या है कि इफिशियंसी हमारा स्टैंडर्ड एरर का साइज बताता है। तो यदि हम दो स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करें तो जिसका स्टैंडर्ड एरर कम होगा वही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आप बताइए, आपके सामने दो स्टैटिस्टिक्स दिया गया है, ठीक है, और आपको डिसाइड करना है कि कौन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो वही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा जिसका जिसका क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, स्मॉलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि स्टैंडर्ड एरर स्मॉलर होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा आपका, स्मॉलर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द सैंपल साइज इज इंक्रीज, इट इज ऑलमोस्ट सर्टेन दैट द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, दिस रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया है, 4 कैरेक्टरिस्टिक होता है, अनबायसनेस, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी और सफिशिएंसी। ठीक है, तो जब सैंपल साइज को हम बढ़ा रहे हैं तो और उस तब बढ़ाने पर भी, ठीक है, बढ़ाने पर भी स्टैटिस्टिक्स का जो वैल्यू है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के वैल्यू के क्लोज है। तो ये कौन सा चीज़ को दर्शा रहा है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो चीज़ है ये हमारा दर्शा रहा है अनबायसनेस को। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों, नहीं नहीं, ये ध्यान रखिए, ये हमारा कंसिस्टेंसी को दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है, कंसिस्टेंसी को, कि सैंपल साइज को बढ़ाने पर भी हमारा एक्स बार जो है वो म्यू के बराबर है। हाँ, एक्स बार मतलब कि हमारा सैंपल का स्टैटिस्टिक्स, म्यू यानी कि पॉपुलेशन का पैरामीटर। तो एन को बढ़ाने पर भी यदि एक्स बार और म्यू के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये जो केस है हमारा, वो केस हमारा किस चीज़ का है, वो केस है हमारा कंसिस्टेंसी का। किस चीज़ का केस है दोस्तों, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी वाला कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है। तो इफ सैंपल साइज इंक्रीज एंड वी आर सर्टेन दैट द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी क्लोज टू द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, सो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, यदि एस्टिमेटर का मीन पॉपुलेशन पैरामीटर के मीन के बराबर नहीं है तो एस्टिमेटर को क्या कहेंगे। तो देखिए अनबायसनेस मैंने आपको बताया था ना, अनबायसनेस का तब होता है जब सैंपल का मीन और जो पॉपुलेशन का मीन है वो बराबर हो। ठीक है, लेकिन यदि बराबर नहीं है तो हम बायसनेस कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, बायस कहेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स टेंड्स टुवर्ड द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन एज साइज इंक्रीजेस। अभी मैंने बताया है कि जब हम साइज बढ़े, एन का वैल्यू बढ़े, तो हमारा एक्स बार जो है वो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर चला जाता है, वो म्यू के बराबर चला जाता है। अभी मैं आपको बताया है ना, एन ज़्यादा होगा तो सिग्मा एक्स बार कम होगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल कम होगा, टाइट बनेगा। समझ में आया ना। तो एन जैसे जैसे बढ़ता है ना, हमारा सैंपल साइज जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल टाइट होते जाता है, और टाइट होने से क्या होता है कि जो एक्स बार है वो म्यू के अप्रोच करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी। समझ में आया आपको, कंसिस्टेंसी क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक होम लोन का कंपनी है, उसका ऑनर है, ठीक है, उसने 150 कंपनी को सर्वे किया। ठीक है, थ्री द अकाउंट ऑफ द कंपनी सर्वेड 150 ऑफ द कंपनी 3000 अकाउंट एंड डिटरमाइन दैट 60% वेयर इन एक्सीलेंट स्टैंडिंग। तो आपको ये डाटा दी गई है, आपको 95.5% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, प्रोपोर्शन, एक्सीलेंट कंडीशन और इंटरवल एस्टिमेट निकालना है। तो दो क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए नंबर ऑफ, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ट्रायल कितना है, 150। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो जाएगा। तो देखिए सिंपल है, कैसे निकालिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 60% जो है वो एक्सीलेंट कंडीशन में है, ये तो मेरा सक्सेस है, 0.6 हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। तो आप इस बेसिस पे मीन निकाल सकते हैं ना। मीन कैसे निकालेंगे बताइए। तो मीन इक्वल टू क्या होता है, एन टाइम्स पी। ठीक है, ये मैंने बताया है, तो मीन निकल जाएगा इतना। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, एन टाइम्स पी टाइम्स क्यू, ये भी निकल जाएगा। स्टैंडर्ड निकालने के लिए क्या करेगा, ये भी निकल जाएगा।
ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल 95% के लिए होता है हमारा, जेड का वैल्यू कितना होता है बताइए, ठीक है, 2 ले सकते हैं या 1.96 लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर टाइम्स 2 सिग्मा एक्स बार लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये रह जाएगा। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ इंटरवल एस्टिमेट माइट यू गिव फॉर द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ अकाउंट दैट मीन द। अब देखिए हमारे पास इस केस में 3000 अकाउंट ही है, ठीक है। अकाउंट कितने हैं, 3000 है, तो फाइनाइट अकाउंट है ना, इसीलिए जो फाइनाइट अकाउंट है हाँ, तो फाइनाइट अकाउंट है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट ओवर n माइनस एन अपॉन n माइनस वन, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे फाइनाइट अकाउंट को निकालने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है द एंड पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल आर कॉल्ड। तो एंड पॉइंट को क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं, कॉन्फिडेंस लिमिट कहते हैं। तो दो लिमिट होता है, एक यूसीएल होता है और एक एलसीएल होता है। तो एक अपर कॉन्फिडेंस लिमिट और लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, ये याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंपल रैंडम simple random sample of 150 student is drawn from population of 3000 college student. Among sample student, the average IQ score is 115 with a standard deviation of 10. What is the 99% confidence level for the student IQ score? तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 150 स्टूडेंट का सैंपल लिया गया है 3000 कॉलेज स्टूडेंट के साथ, और एवरेज IQ स्कोर दिया गया 115 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 10। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार, देखिए समझिए, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस जेड टाइम्स सिग्मा एक्स बार, यही होता है ना। एक्स बार कितना है, एक्स बार एवरेज दिया हुआ है 115, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखिए जेड जो है 99% के लिए जेड वैल्यू पता है आपको कितना होता है, 99% के लिए मैंने आपको बताया था, 99% के लिए जो जेड वैल्यू होता है वो होता है 2.58 करके आता है, ऐसा कुछ 2.58 लिख लीजिए। आप बता सिग्मा एक्स बार निकालना, तो सिग्मा एक्स बार कैसे निकलेगा बताइए। तो सिग्मा एक्स बार निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सिग्मा अपॉन रूट एन का, ठीक है। तो आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 10, तो सिग्मा की जगह लिख दीजिए 10 और एन की जगह कितना लिखेगा, एन की जगह लिखेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा पॉपुलेशन फाइनाइट है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा नहीं, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, या आप यदि बात करें 150 के लिए, तो 150 के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा हो जाएगा 10 और एन का वैल्यू हो जाएगा कितना, रूट ओवर 150, ठीक है। तो आप इसे सिग्मा एक्स बार निकाल के पुट कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है। तो सिग्मा आपको मिल जाएगा 0.836, ठीक है, सिग्मा एक्स बार, और जेड मिल जाएगा 2.58, ठीक है। फॉर्मूला में पुट कीजिए तो आपका रेंज मिलेगा 115 प्लस 2.3, 115 माइनस 2.3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन एस्टिमेटर एंड द वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर इज कॉल्ड। देखिए क्या है कि जो एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो पैरामीटर का जो वैल्यू है उसके बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अंतर तो होगा ही, क्योंकि हम लोग तभी तो एक रेंज ले रहे हैं, ठीक है ना। अंतर को क्या कहते हैं, अंतर को कहते हैं बाइसनेस, क्या कहते हैं अंतर को, बाइसनेस, ठीक है। तो हमारा जो एस्टिमेटर का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल रहा है और जो पैरामीटर का जो वैल्यू मिल रहा है उसके बीच का अंतर को क्या कहते हैं, बाइसनेस कहते हैं, ठीक है। 27वां नंबर क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस इंटरवल बिकम नैरोअर बाय इंक्रीजिंग द। बताइए कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैसे हम नैरो बनाएंगे। तो मैंने बताया है यदि सैंपल साइज आप बढ़ाएंगे तो सिग्मा एक्स बार घटेगा, स्टैंडर्ड एरर घटेगा, स्टैंडर्ड एरर घटेगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल घटेगा, तो नैरोअर बनेगा। सैंपल साइज बढ़ाने से होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज द प्रिसीजन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज। देखिए प्रिसीजन क्या होगा, बढ़ेगा ना, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल नैरो आएगा, मान लीजिए इतना बड़ा है और अभी इतना बड़ा है, तो कहाँ पे ज़्यादा प्रिसाइज है, ऑब्वियसली बात है यहाँ ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। तो प्रिसीजन बढ़ता है कब, जब हम लोग सैंपल साइज को बढ़ाते हैं, तो इट इज इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स। देखिए पढ़िए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स आर अनवाइज एस्टिमेटेड। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बुक में आपको दिया हुआ है, देखिए इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। इससे यदि हम लोग सैंपल का वेरिएंस निकाल रहे हैं, ये सैंपल का वेरिएंस ही तो होता है एस से स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यदि इस फॉर्मूले से हम लोग सैंपल का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो इसमें बाइसनेस है, इसमें क्या है, बाइसनेस है। बाइसनेस का मतलब क्या होता है कि हमारा जो पॉपुलेशन पैरामीटर है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दोनों बीच में अंतर आएगा। लेकिन
यदि हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन, ध्यान दीजिएगा एन माइनस वन यहाँ, ठीक है। तो इस केस में ये हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर हो जाता है। ये बुक में दिया हुआ है दोस्तों, आप पेज नंबर 196 निकालिए मैकमिलन बुक का, ये चीज़ लिखा हुआ है साफ साफ। तो इसीलिए हम लोग बार बार आप लोग पूछते हैं ना कि एन माइनस वन लिया, एन माइनस वन लिया, क्यों लिया एन माइनस वन? क्योंकि ये एन माइनस वन ही हमारा एस्टिमेटर को अनबायस्ड बनाता है, समझ रहे हैं बात को। तो ये जो है देखिए अनबायस्ड पूछाएगी, विच आर द फॉलोइंग इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, सैंपल मीन अनबायस्ड है, सैंपल प्रोपोर्शन अनबायस्ड है, सैंपल वेरिएंस, ध्यान दीजिएगा सैंपल वेरिएंस ये वाला फॉर्मूला ही अनबायस्ड है। यदि केवल एन लिखेंगे तो अनबायस्ड नहीं होगा, समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एन माइनस वन लेने का क्या मतलब है। एन माइनस वन लेने से हमारा बाइसनेस घटता है, बाइसनेस घटाता है, यानी अनबाइस बनता है। अनबाइस का मतलब समझ में आता है ना आपको? अनबाइस का मतलब ये होता है कि सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइस एस्टिमेटर। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हमारा बाइस एस्टिमेटर है। तो देखिए दोस्तों ये होगा क्या, बाइस एस्टिमेटर कौन सा है, तो ये वाला होगा क्या, बाई एन वाला होगा। तो एन वाला नहीं होगा, एन माइनस वन क्या है, ये देखिए सॉरी ये अनबाइस्ड है, ये अनबाइस्ड है, ये अनबाइस्ड है, लेकिन ये वाला क्या है हमारा बाइस्ड है। तो ऑप्शन डी हमारा बाइस एस्टिमेटर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या होता है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या होता है कि 95% चांस है कि ये जो है हमारा इट कंटेन्स द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, इट कंटेन्स द, हाँ तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि 95% चांस ये है कि हमारे पॉपुलेशन के मीन को ये कंटेंट करेगा, ठीक है। ये तो मतलब होता है कॉन्फिडेंस 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है ना तो आप हर एक तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और इसको मैंने अच्छे से समझाया भी अपने पिछले वीडियो में। देखिए क्या है, कंसिडर द सैंपल मीन इज 10, सैंपल मीन दिया हुआ है 10, यानी एक्स बार आपको दिया हुआ है 10, सैंपल स्टैंडर्ड एरर मीन दिया हुआ है सिग्मा, तो सिग्मा एक्स बार दिया हुआ है 1। तो आपको बताना है कि 95% लाने के लिए पॉपुलेशन का मीन किस इंटरवल लाई करेगा। सबसे पहली बात 95.5% कॉन्फिडेंस के लिए जेड का वैल्यू कितना आता है, 1.96 आता है। फार्मूला में पुट कर दीजिए, तो जो आपको रेंज पूछा गया ना, फार्मूला हो जाएगा एक्स बार माइनस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार, ये लोअर लिमिट हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा एक्स बार प्लस जेड टाइम सिग्मा एक्स बार। तो लोअर लिमिट कितना है 10 माइनस 1 टाइम्स 1.96, अपर लिमिट कितना है 10 प्लस 1.96। तो माइनस कीजिए प्लस कीजिए, ये हो जाएगा 11.96, सॉरी आप 2 ले लीजिए, समझे। देखिए कहीं कहीं टू से भी काम चल जाता है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, आप 2 लेके चलिए। तो 95.5% के लिए 2 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8 और 10 प्लस 2 12, ठीक है। तो 8 और 12 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग आते हैं मैकमिलन के अनसॉल्व क्वेश्चन पे। आप जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना, आप मैकमिलन बुक उठाइए और नया जो एडिशन है उसका पेज नंबर आप 204 निकाल लीजिए, 205 से बाद जितना भी क्वेश्चन है सभी को हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो चांसेस हैं, जो केस स्टडी पूछे जाने के चांसेस है एग्जामिनेशन में, वो बढ़ जाएंगे, आप इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, एक पिज्ज़ा शॉप है जिसने बिजनेस को डेवलप किया, कैसे पिज्ज़ा ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। शॉप गारंटी करता है कि पिज्ज़ा को डिलीवर कर देंगे हम 30 मिनट में या उससे कम टाइम में, ठीक है। ये हाँ, और यदि पिज्ज़ा का डिलीवरी लेट होता है तो वो फ्री है। तो टाइम इट टेक्स टू डिलीवर इट पिज्ज़ा ऑर्डर इज ऑन द टाइम रिकॉर्डेड, डिलीवरी टाइम फॉर दोस पिज्ज़ा डिलीवर रिकॉर्ड, ये सब फालतू चीज़ है, ये सब काम का चीज़ नहीं है। क्लटर नाउ आप देखिए 12 रैंडम एंट्रीज आया, ठीक है, 15.3, ये सब टाइम का एंट्रीज है। तो आपको मीन निकालना है सैंपल का। तो मीन कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ के नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दीजिए तो मीन हो सकता है। अब बी कर रहा है, कैन दिस सैंपल बी यूज टू एस्टिमेट द एवरेज टाइम दैट इज टेक फॉर द सॉफ्टवेयर डिलीवरी, फिर आइए देखते हैं। तो दोस्तों मीन कैसे निकलेगा, तो देखिए आपके पास सैंपल का ये दिया हुआ है ना, देखिए ये सब सैंपल है ये आपका, ठीक है। एक कॉलम बनाइए मीन का, तो मीन तो आप निकाल सकते हैं 240, ये निकला टोटल ना, तो इसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ आइटम से, तो आपको मीन निकल जाएगा। एक कॉलम बनाइए एक्स माइनस मीन का, एक कॉलम बनाइए एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का, तो बना सकते हैं ना। अब दोस्तों सैंपल का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो कैसे निकालिएगा, इन सभी को जोड़ दीजिए, देखिए जोड़ के निकला नहीं इतना, ठीक है। इन सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए आप, ठीक है। और n माइनस वन अब क्यों किया आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि अनबायस्ड एस्टिमेटर बनाने के लिए n-1 से डिवाइड करते हैं, ठीक
ठीक है। तो n कितना है हमारा देख लीजिए, तो n-1 निकालिएगा, उसका अंडर रूट कीजिएगा तो आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा 7.92। ठीक है, क्या मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 7.92। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कोई मेट्रोलॉजिस्ट है टेलीविजन स्टेशन का, वो रिपोर्ट करना चाहता है एवरेज रेनफॉल फॉर टुडे। ठीक है, आज के एवरेज न्यू कास्ट में तो डिटेल दिया हुआ है रेनफॉल मेजरमेंट इंचेस फॉर टुडेज डेट फॉर 16 रैंडमली चूजेस पास्ट ईयर। ठीक है, तो आपको सैंपल मीन रेनफॉल बताना है, तो आपके सामने देखिए डिटेल दिया हुआ, मीन निकालना है। तो मीन तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, सभी को जोड़ दीजिए। देखिए बहुत आसान है, सबको जोड़ दीजिए, 16 से भागा दे दीजिए। ठीक है, सबको जोड़िए और 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो 16 डिवाइड कीजिएगा मिलेगा 0.36875। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉपुलेशन नोन टू हैव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.4। तो सिग्मा दिया हुआ है कितना 1.4, सैंपल कितना लिया गया 60 का लिया गया। ठीक है, मीन ऑफ सैंपल दिया गया है, मीन ऑफ सैंपल दिया गया है 6.2। आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना है, यानी सिग्मा एक्स बार बताना है। तो सिग्मा एक्स बार होता है सिग्मा अपॉन रूट एन, तो हो जाएगा 60 अपॉन 1.4 अपॉन रूट 60। ठीक है, तो इसे आप स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाल सकते हैं। देखिए मैंने निकाला है। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा 0.18, कितना मिलेगा 0.18। चलिए उसके बाद क्या पूछा गया है, ऑफ एस्टैब्लिश एंड इंटर, आपको इंटरवल एस्टिमेट एस्टैब्लिश करना है अराउंड द सैंपल मीन यूजिंग वन स्टैंडर्ड एरर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एक स्टैंडर्ड ही यूज करना है। ठीक है, वन स्टैंडर्ड एरर यूज करना है, जेड का वैल्यू कितना लेना है 1 लेना है, तो आप इंटरवल निकाल सकते हैं ना। ठीक है, कैसे निकालिएगा, तो देखिए एक तो लीजिए 68 के लिए 68% के लिए क्या होता है मी माइनस सिग्मा, इतना नहीं करना है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ही होगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 6.38 और 6.02। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है किसी भी होम कंपनी का, हाँ ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं दोस्तों। ठीक है, याद है पिछले मैंने बताया, मैंने आपको बनाया था।